जब हम डाइविंग के बारे में बात करते हैं, हमने बहुत फैंसी वीडियोस देखी हैं कि एक डाइवर आके वीडियो में नीचे जाता है और कैसे अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कमर्शियल डाइविंग के बारे में जानने की। कमर्शियल डाइवर की लाइफ कैसी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं। अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के लिए वहाँ रह के यहाँ वापस आके अपने घर वालों को हैप्पी देखना, वो भी मैं चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसको मनी सॉल्व नहीं कर सकता। नॉट मी, इट्स अबाउट मनी। उन्होंने मुझे इस सब चीज़ों के बारे में बताया और रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला कि तू कर सकता है, एक बार ट्राई करके देख। मैंने कुछ नहीं सोचा, दूसरा थॉट आया नहीं दिमाग में। लाइफ में ना इंसान बहुत सेफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है। कोई MBA कर लेगा, कोई सरकारी नौकरी के लिए UPSC की तैयारी कर लेगा, फॉर दैट मैटर 9 to 5 में आके लोग सेटल हो जाते हैं। आपने ऐसा करियर ऑप्शन क्यों चुना कि जिसमें इतने चैलेंजेस हैं, इतना रिस्की है? टफ नहीं लगा? नहीं, माइंडसेट। पैसा ही नहीं, एक अच्छी लाइफ भी मिलती है आपको, एक प्रोफेशनल जीवन मिलता है आपको, इंटरनेशनली जाने का मौका मिलता है आपको, व्हेल्स भी देखने को मिलती हैं। तो लोग यहाँ से पैसा देके वहाँ व्हेल्स देखने जाते हैं और हम लोग किस्मत से व्हेल्स के साथ डाइविंग करते थे वहाँ पे। बॉलीवुड ना अक्सर पहाड़ों के उस पार की दुनिया बताता है, लेकिन आपका प्रोफेशन पानी के उस पार की दुनिया या समंदर के नीचे की दुनिया बताता है। हम जो ऊपर से दुनिया देख पा रहे हैं वो बहुत अजीब लगने लगी है। अब पानी के नीचे की जो दुनिया है वो कैसी है? बहुत सुंदर। हाउ वाज द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस? और इंडियन स्टूडेंट जब कोई जाता है दूसरे विदेश में तो बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं, सेफ है, अनसेफ है, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद या फॉर दैट मैटर अगर कोई रील इसको देख रहा है या कोई पेरेंट इसको देख रहा है, हो सकता है शायद वो डर जाए बिल्कुल कि सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हैं या नहीं हैं। मुझे पर्सनली आपसे जानना है, कुछ हैं भी सेफ्टी रिलेटेड? इंसानों को ना डर लगता है जब AI की बात होती है। यू बीइंग अ कमर्शियल डाइवर, आपके साथ इस इंडस्ट्री में कितने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजी का कितना एडवांसमेंट हुआ है? तो वन शॉट वन को है। अगर आप कर सकते हो तो आओ, पहले अपना फिजिकल टेस्ट कराओ, देखो, चेक करो, सारी चीजें कर सकते हो तो काम तो फिर आप धीरे धीरे सीख लोगे। सारी चीज एक्सपीरियंस से ही होती है। हम कहीं ना घूम फिर के बार बार माइंडसेट पे आ जा रहे हैं, क्योंकि वही है, सब कुछ स्टार्ट ही यहीं से होता है। दैट्स ट्रू। एंड डाइव प्रो करियर भी यही आपके पास अपॉर्चुनिटीज लेके आया है कि हम कोशिश करते हैं इस तरीके से कॉन्वर्सेशन रखें ताकि लोगों को भी समझ में आए और समझ में आए कि कमर्शियल डाइवर की लाइफ क्या होती है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब जागो तभी सवेरा एंड वेलकम टू डीप टॉक्स, जहां पे हम कोशिश करते हैं डीप डाइव करने की। मैं एक्चुअली बहुत फिल्में देखता हूं और फिल्मों से मुझे एक डायलॉग बड़ा फेमस हो गया था कि पहाड़ों के उस पार की दुनिया कैसी है। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा जानने की कि समंदर के नीचे की दुनिया क्या है। जब हम डाइविंग के बारे में बात करते हैं, हमने बहुत फैंसी वीडियोस देखी हैं कि एक डाइवर आके वीडियो में नीचे जाता है और कैसे अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कमर्शियल डाइविंग के बारे में जानने की। कमर्शियल डाइवर की लाइफ कैसी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं। सो वी हैव अ रियल लाइफ स्टोरी। एक कमर्शियल डाइवर हमारे साथ मौजूद है जिनसे आज बात करेंगे कमर्शियल डाइविंग से रिलेटेड। एंड दिस इज व्हाट A to Z पॉडकास्ट है। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, आपको सारी क्लैरिटी से डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा कि अगर आपको कमर्शियल डाइवर बनना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मिस्टर मनी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड वेलकम टू द डीप टॉक्स। हाउ आर यू? ऑल गुड सर। मेरी कोशिश रहेगी कि आज ऑडियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मेरे से सवाल किए हैं या फॉर दैट मैटर जो मेरे पर्सनल सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा आपसे जानने के लिए। आर यू रेडी? इसीलिए मैं आया हूँ। एग्जैक्टली। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद, बट फॉर द टाइमिंग आप चैनल पे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिस्टर मनी प्रताप सिंह राठौड़, हाउ आर यू? गुड। ओके, सो कल मैं अपनी सेल्स टीम से बात कर रहा था। मैंने कहा मैं एक डाइवर के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ एंड ही सेड कि ड्राइवर के साथ। मेरे को एक टाइम के लिए लगा, मैंने कहा ड्राइवर क्यों बोला? फिर सेकेंड थॉट मेरे दिमाग में आया, एक्चुअली यार ड्राइवर सही बोला। मे बी शायद हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यू बीइंग अ डाइवर, हाउ एग्जैक्टली इज द लाइफ ऑफ अ ड्राइवर? डाइवर और ड्राइवर ना आज बहुत क्लैश कर रहा है। आप अपनी जिंदगी अगर अपने हिसाब से जी रहे हैं तो आई थिंक यू आर अ गुड ड्राइवर। आपको नहीं, सभी को ऐसा ही लगता है कि मतलब घर वाले भी कई बार ऐसे बोल देते हैं कि ये तो ड्राइवर है, लेकिन एक्चुअली में वो और ये बहुत ही अलग है। अलग दुनिया है जी। क्या है दुनिया? दुनिया कहें कि मतलब अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के लिए वहाँ रह के यहाँ वापस आके अपने घर वालों को हैप्पी देखना और सारी चीज़ें जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसको मनी सॉल्व नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू। नॉट मी, इट्स अबाउट मनी। ओके। हाँ, और योर नेम इज मनी एज वेल। ऑफ कोर्स, भगवान का दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। डाइविंग से पहले की लाइफ जो थी वो क्या थी? और डाइविंग से पहले की लाइफ, पहले मैं लॉ कर रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी से एंड मेरे डैडी मुझे RJS बनाना चाहते थे। और शायद मेरा फर्स्ट सेम ही चल रहा था तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी वो सब करने की। फिर
किस्मत से मेरे अंकल हैं, उन वही है मेरे गाइडेंस मेंटोर सब कुछ। उन्होंने मुझे इस सब चीज़ों के बारे में बताया और रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला कि तू कर सकता है, एक बार ट्राई करके देख। सो मैंने कुछ नहीं सोचा, दूसरा थॉट आया नहीं दिमाग में। अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके और मैं सीधा बॉम्बे शिफ्ट हो गया। ओके। बस वहीं से जर्नी स्टार्ट। पहले देखा क्या होता है क्या नहीं होता, देखा मज़ा आने लग गया कि हाँ भाई जहाँ पे अपने लोग पैसे देके जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को मतलब एक कंट्रोल लाइफ में रखते हैं, और वहाँ तो वैसे ही सब कुछ कंट्रोल था। तो अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। फिर बाद में समझ आया कि हाँ मैं इसी के लिए बना हूँ। तो सिर्फ पैसा ही नहीं, एक अच्छी लाइफ भी मिलती है आपको, एक प्रोफेशनल जीवन मिलता है आपको, इंटरनेशनली जाने का मौका मिलता है, दोस्त बनते हैं। अब तक मैं टोटल 11 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ सिर्फ काम के लिए। घूमने के लिए तो मैं कहीं नहीं गया अभी तक। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, सब जगह। आप किसी भी कंट्री का नाम लो, मैं मेरे दोस्त का नाम बता दूंगा। वेरी गुड। ओके। और काफ़ी अच्छे, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन आपको खुद को सर्वाइव करना पड़ता है। खुद को सर्वाइव करना पड़ता है, एग्जैक्टली। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में पानी को लेके कई बार सवाल करते हैं लोग, तो यानी कि सवाल ये है, एंड इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन, पानी से इतना इश्क कि पानी के नीचे ही चले गए? क्या बताएं, पहले तो मतलब ऐसा बोलते हैं राजस्थान में पानी नहीं, लेकिन जिस पार्ट से मैं आता हूँ वहाँ पे इतना पानी है कि आधे राजस्थान को पानी वहीं से मिलता है। ओके। तो जो स्विमिंग है वो तो बचपन में ही सिखा दी गई थी घर वालों ने, क्योंकि एक टाइम था मेरे गांव में जाने के लिए हमें, मतलब पहले गाड़ी घोड़े नहीं होते थे तो हम बस से जाते थे। तो बस से हमें गांव से 2 किलोमीटर पहले ही बस रुक जाती थी, क्योंकि आगे पानी भरा होता था। बिसलपुर डैम का आपने नाम सुना होगा। एग्जैक्टली, यस। तो वहाँ से हमें बाय बोट जाना पड़ता था। बोट से हमें दूसरी तरफ छोड़ते थे, फिर वहाँ से हम लोग हमारे घर जाते थे। वहाँ गाड़ी रहती थी, वो हमें घर लेके जाती थी। गाड़ी बैलगाड़ी, काफ़ी पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, अराउंड 2004-05। ओके। काफ़ी पहले। अब तो रोड्स बन गए हैं, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो तभी स्विमिंग अच्छे से सीख चुके थे। मेरे भैया थे बड़े, उन्होंने मुझे बस यूं ही पानी में छोड़ दिया था एक बार। ओके। एंड मैं मतलब सच में मेरे को लगा कि अब तो गया मैं। लेकिन फिर बाद में एकदम से जब बोला कि नहीं निकलना है, तो स्विमिंग आ गई। फिर तो धीरे 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 समझ आ गया कि मेरे को बस पानी का काम करना है। नहीं वो तो अलग घटना है। लाइफ में ना इंसान बहुत सेफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है। बिल्कुल। कोई MBA कर लेगा, कोई सरकारी नौकरी के लिए UPSC की तैयारी कर लेगा, या फॉर दैट मैटर 9 to 5 में आके लोग सेटल हो जाते हैं। आपने ऐसा करियर ऑप्शन क्यों चुना कि जिसमें इतने चैलेंजेस हैं, इतना रिस्की है? टफ नहीं लगा? नहीं, माइंडसेट, मतलब जो लोग ये जॉब्स वगैरह करते हैं, पहले मेरे भी दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की आई। फर्स्टली मैं डिफेंस में जाना चाहता था। ओके। क्योंकि स्टार्टिंग से ही फिजिकल अच्छा था, तो लगा कि चलो डिफेंस में चलते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर नहीं कुछ और करेंगे, ऑफिसर्स की कोई पोस्ट लेंगे, तो चलो RGS बनने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं यार, इन सब में रुक के टाइम वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं मतलब खुद को इंसान जानता है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है। और बाद में जब रास्ता मिला, दिखा, तो बस फिर सोचा कि अपना बेस्ट देना है। कुछ भी हो, काम कैसा भी हो, कुछ भी चैलेंजेस आने दो, करना है। और फिर ये मतलब मेरे अकेले का एफर्ट नहीं होता है ना, ये इट्स अ टीम एफर्ट। तो आपको जैसी टीम मिलती है, फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे, बहुत सारे लोग, कुछ एक्स नेवी भी थे जिन्होंने रास्ता दिखाया, चीज़ें सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया। जो डिसिप्लिन अपने जो नेशनल फोर्सेस के अंदर है वो तो बहुत ही सुपर है। और मैं तो उनके साथ में सोमालिया जैसी कंट्री में रहा हूँ 6-6 महीने। तो उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जिससे मेरी लाइफ आज बढ़िया है। लोग स्कूबा डाइविंग और कमर्शियल डाइविंग में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। उनको शायद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखते हैं एंड उन्हें रियलाइज होता है कि ये अलग दुनिया है। बिल्कुल। बट अगर किसी को लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो क्या डिफरेंस क्रिएट होता है? स्कूबा डाइविंग जो होती है फन के लिए होती है, रिक्रिएशनल डाइविंग होती है। आप नीचे जाते हैं, आपको पैडी कोर्सेज करने पड़ते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ स्कूबा डाइवर। ठीक है। और जो कमर्शियल डाइविंग है उसमें हमें सिर्फ घूमना नहीं होता है, हमारा फिजिकल इम्पैक्ट होता है। हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस मिलते हैं जो हमें टाइम बाउंडेशंस के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि स्कूबा डाइविंग है, आप जाएंगे, आपने घूमा, फोटो खिंचाई, आप ऊपर आ गए, नहीं। और कई लोग मतलब बोलेंगे कि पानी में नीचे जाने के बाद में आपको दिमाग कैसे चलता है, तो दिमाग चलाना वो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक्सपीरियंस के बाद में होने लग जाता है। आप जितनी ज़्यादा डाइव करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको समझ में आने लगेगा। हम लोगों ने कमर्शियल डाइविंग नाम से चीज़ शायद एक हफ्ता पहले कभी सुनी भी नहीं थी कि कमर्शियल डाइविंग एग्जैक्टली होती क्या है। आप कई सालों से कमर्शियल डाइविंग को जानते हो, बट
दिमाग में पहली बार किसने आपको एक्सप्लेन किया कि दिस इज व्हाट कमर्शियल डाइविंग इज? मेरे अंकल ने, अजय राज सिंह राठौर उनका नाम है। ओके। जी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने सब कुछ एक ही रात में एक्सप्लेन कर दिया और दूसरे दिन तो मेरा सब कुछ पैकअप करके मैं चला गया, क्योंकि मुझे पसंद आ गया था। दिमाग में डाउट भी आते होंगे कि यार ये सब चीज़ें मेरे दिमाग मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये ऑप्शन मेरे लिए सेफ है, एक्सप्लोर करने लायक है, रिस्की तो नहीं है? दिमाग में बहुत सवाल चलते हैं। ये सवाल जब चलते हैं जब आप सामने वाले को जानते नहीं हो। ओके। जिसने आपको सारी चीज़ बताई हो, बचपन से आप उसे देखते आ रहे हो, तो वो आपको गलत रास्ता दिखाएगा नहीं। और मेरा ऐसा है कि मतलब जिससे मैं जुड़ गया, उसने मुझे ये चीज़ बोल दी तो मैं फिर बिना सोचे करता हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर? मतलब अगर किसी इंसान को जाना है वहाँ पे, है ना, किसी को कमर्शियल डाइविंग करनी है, क्या प्रोसीजर क्या है? कैसे शुरू करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे करेगा? आपने प्रोसेस क्या थी वो पूरी? सबसे पहले तो आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। ठीक है। स्विमिंग आनी चाहिए आपको, और इंग्लिश। अगर आपको इंटरनेशनल वाटर्स में काम करना है, आपको मतलब वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ में काम करना है, तो आपको इंग्लिश मस्ट है। ठीक है। क्योंकि ये जो फील्ड है ये बेसिकली ऑयल एंड गैस की फील्ड होती है। तो यहाँ पे जितने भी जो बड़े बड़े सेटअप है सब इंटरनेशनल लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आपके नॉर्मली यूके के जो लोग हैं, इंग्लैंड वाले हो गए, अपने कनाडा के हो गए, और जितने ब्रिटिशर्स हैं, इन लोगों का ये सारा सेटअप बनाया हुआ। तो उनके साथ में ही अगर आपको काम करना है तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। ओके। तो इंग्लिश एक क्राइटेरिया हो चुका है। दूसरा, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। अब आप ट्रेनिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग से पहले आपको खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके। लाइक मुझे 2 साल लगे थे उसमें खुद को प्रिपेयर करने में, उस वहाँ तक जाने में, सारे कोर्सेज वगैरह करने में। कई लोग जल्दी भी कर लेते हैं, कई लोग डायरेक्ट भी चले जाते हैं। इसमें चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, आप बाद में जाके परेशान हो, क्योंकि इसमें इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हर चीज़ का नाम होता है प्रॉपर, और सबसे दिक्कत होती है टाइम बाउंडेशन। एग्जैक्टली। वो चीज़ अगर टाइम पे नहीं हुई तो फिर वो एक डाइव है जो आपकी वो खराब हो गई है, खराब हो जाएगी। जी। जिसको आपने पॉडकास्ट से पहले बताया भी था दैट जी। इसको बीप लगा देना प्लीज। ओके। आपकी जब ट्रेनिंग हुई केप टाउन में, ऑफ कोर्स इंडिया में और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बहुत सारी एकेडमीज भी होंगी जो मैं सोच पा रहा हूँ, तो हाउ वाज एक्चुअली द ट्रेनिंग? आपकी केप टाउन में कैसी ट्रेनिंग रही? जिस स्कूल से मैंने ट्रेनिंग करी थी वो मतलब बहुत ही पुरानी स्कूल थी और काफ़ी अच्छा नाम था उसका, और जो हमारे टीचर्स थे, जो इंस्ट्रक्टर्स थे, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे। ओके। तो उनका जो तरीका था ट्रेनिंग करवाने का, सिखाने का, वो काफ़ी मतलब जैसे बोलेंगे आप बहुत ही एडवेंचरस, प्रैक्टिकल। क्योंकि जिस टाइम पे मैं साउथ अफ्रीका में था उस टाइम पे व्हेल्स का मैटिंग सीजन चल रहा था। ये किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? ये अराउंड जुलाई टू अक्टूबर। ओके। तो इस सीज़न के अंदर साउथ अफ्रीका में ठंड भी होती है, ठीक है, काफ़ी ठंड होती है। और दूसरी चीज़ आपको व्हेल्स भी देखने को मिलती हैं। तो लोग यहाँ से पैसा देके वहाँ व्हेल्स देखने जाते हैं। ओके। और हम लोग किस्मत से व्हेल्स के साथ डाइविंग करते थे वहाँ पे। एक साउथ चार्टर व्हेल है, नाम यही है उसका। तो उस टाइम पे उनका मैटिंग सीजन होता है, तो जहाँ हम डाइव करते थे वहाँ वो 2-2 लिप्टी भी एक साथ आ जाती थी वहीं पर ही। Seriously? सच में। Oh my God. कई बार हमारे एनकाउंटर्स हुए हैं। जैसे मैं बॉटम डाइव कर रहा हूँ अराउंड 120 फीट डाउन, और देख रहा हूँ तो ऊपर से ऐसे परछाई जा रही है मेरे। तो देख के अच्छा भी लगता था, डर भी लगता था, लेकिन मज़ा आता है। मरीन लाइफ का ऐसा है कि अगर आप उनको छेड़ोगे नहीं तो वो आपको नहीं छेड़ेंगे। अगर आपने एक छोटे से क्रैब को भी छेड़ दिया तो क्रैब आपको ऐसा छेड़ेगा आप दोबारा जाओगे नहीं पानी में। ये है। मेरे कई फ्रेंड्स थे वो छेड़ते थे। एक दोस्त था मेरा, नाम नहीं बताऊंगा, उसने क्या किया, स्टार फिश के चक्कू मार दिया। ओके। तो स्टार फिश के चक्कू मारा, वहाँ 5-6 स्टार फिश और थी। तो जैसे ही उसने चक्कू मारा तो सारी की सारी स्टार फिश से घूमते हुए उसकी तरफ भागने लगी। तो उसको भाग के ऊपर आना पड़ा। फिर उसके बाद उसने कभी छेड़ा नहीं। ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे डाइविंग के, मतलब जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं तो हमें बताते हैं वो लोग कि डोंट टच द मरीन लाइफ, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली। बैकफायर कर सकता है आपको, बैकफायर भी कर सकता है, और आपको पता नहीं कितना टॉक्सिक है। कई सारी फिशेज ऐसी होती हैं, लायन फिश हो गई, आपकी स्टोन फिश हो गई, उनमें इतना पॉइजन होता है कि आपको अगर 30 मिनट्स में उसका एंटीडोट नहीं मिला तो you'll die, या फिर आपका कोई पार्ट बॉडी का पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है। बॉलीवुड ना अक्सर पहाड़ों के उस पार की दुनिया बताता है, लेकिन आपका प्रोफेशन पानी के उस पार की दुनिया या समंदर के नीचे की दुनिया बताता है। हम जो ऊपर से दुनिया देख पा रहे हैं वो बहुत अजीब लगने लगी। अब पानी के नीचे की जो दुनिया है वो कैसी है? बहुत सुंदर। प्लीज एक्सप्लेन। डिपेंड करता है कि आप मतलब आपके अंदर के कैसा डर है या कुछ है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। बाकी मेरी आंखों से देखोगे तो आप बहुत अच्छा है। मतलब हमारी सिर्फ इतना ही विजन रहता है हमारे पास में, हमारे हेलमेट में, आपने अगर देखा हो तो उसमें से जो हमें दिखता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है।
ऐसा नहीं है कि हमें मरीन लाइफ नहीं दिखती, हमें कोरल्स नहीं दिखती, सब कुछ दिखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम की वजह से हम शैलो डेप्थ में हैं और हमारे पास में टाइम ज़्यादा होता है। तो किसी कारण से कुछ मतलब टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर हमारी डाइविंग रुक जाती है तो सुपरवाइज़र हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि ओके नाउ यू कैन एंजॉय फॉर सम टाइम। तो उस टाइम पे हम एक्सप्लोर करते हैं, ऐसा नहीं हर टाइम काम ही करते हैं। तो उस टाइम फिशेस के साथ खेलना, देखना, फ़ोटोज़ वगैरह खींचना, मतलब अगर बड़ी डाइविंग है साथ में एक और है तो एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींचना, मस्ती करना, ये सब चलता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अंडर वाटर जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कोशिश करेंगे कि इन पॉडकास्ट के थ्रू भी आपको बताते रहें कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। अच्छा, केप टाउन में जब आप गए तो हाउ वाज द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस? और इंडियन स्टूडेंट जब कोई जाता है दूसरे विदेश में तो बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं, सेफ़ है, अनसेफ है, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब दिमाग में आया? बिल्कुल आता है, लेकिन सब कुछ सेफ था। आपके ऊपर, अगर आप अच्छे हो लोगों के साथ तो लोग आपके साथ अच्छे हैं। और वहाँ के लोग तो, जो केप टाउन है काफ़ी पार्टी प्लेस है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काफ़ी मतलब घुल मिल जाते हैं आपके साथ में। वो आपको मतलब मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स बने। मैं ऐसे नॉर्मली जल्दी से किसी का फ्रेंड नहीं बनता, लेकिन वहाँ बने मेरे फ्रेंड्स, वो अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने अपनी पर्सनली मुझे घुमाया पूरा साउथ अफ्रीका, मुझे दिखाई सारी चीज़ें। ठीक है। काफ़ी कुछ घूमने की चीज़ें हैं वहाँ पे, वो सब दिखाई, पता चला, देखा। फिर जब वापस आए तो बड़ा दुख भी हुआ कि यार इतनी अच्छी जगह छोड़ के जा रहा हूँ। ओके, बट लैंग्वेज बैरियर नहीं था या सारा मेजॉरिटी सब इंग्लिश में रहता था? कोई ऐसा इशू नहीं? इंग्लिश ही है लैंग्वेज। Majority उनकी जो साउथ अफ्रीका की जो मदर टंग है वो अफ्रीकांस है। अफ्रीकांस जी, कुछ वर्ड्स मुझे भी आते हैं लेकिन वो सब बैड वर्ड्स हैं तो मैं बता नहीं सकता। इंसान को वही होता है ना कि हमें बैड वर्ड्स ही बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स को भी आते हैं, अपने इंडियन वर्ड्स जो हैं मैं सिखा देता हूँ। मिस्टर मनी, हमें बहुत फैसिनेटिंग लाइफ लगती है डाइवर की, लेकिन जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं हमें दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक डाइवर की लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है क्योंकि इक्विपमेंट्स बहुत हैवी होते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, मतलब मैं डीप डाइव करना चाहूँगा कि इक्विपमेंट वाली चीज़ पे क्या प्रोसीजर रहता है, कितना वेट कैरी करते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती है? प्रॉब्लम्स तो एज सच इतनी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हो टाइम के बाद में। ओके, परफेक्ट। और जो डाइविंग इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ्टी प्रोसीजर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। कुछ ही कंपनीज हैं जो मतलब काफ़ी टाइम से उन्होंने खूब सारे प्रैक्टिकल्स करे, जैसे अपने पहले हाथ से चलाने वाली गाड़ी आती थी वैसे तरीके से धीरे धीरे बनाते ट्रांजिशन आते अभी काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स हो गए हैं और सब सेफ्टी के मतलब सेफ्टी को देखते हुए काफ़ी अच्छे बना दिए उन्होंने। ठीक है। और बट व्हेन इट कम्स टू द वेट, कितना वेट रहता है सब मिला के? अगर प्रॉपर आप इक्विपमेंट्स देखते हैं तो अराउंड 40 kgs के आसपास जाता है। जी, तो यानी कि आपको अपनी बॉडी वेट के साथ साथ 40 kg एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, डिपेंड अपॉन डाइव, क्या वो मिड वाटर जाना है, बॉटम जाना है, और क्या टास्क है। ये पूरा हैवी ड्यूटी जॉब है, मतलब इसमें आपको कुछ भी हल्का नहीं मिलेगा। मतलब लोग अपनी PR करते हैं 100 kg 200 kg, हमारे तो टन्स में PR होती है। ओह माय गॉड। क्योंकि सारा सब कुछ हैवी मटेरियल होता है। और आप मेरे हाथ देखेंगे तो ये देखो सारे के सारे जगह जगह आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। It's true, yes. क्योंकि मरीन ग्रोथ होती है, काफ़ी हैवी होती है, गलती से हाथ लग गया तो सीधा कट ही लगता है। आपको देखने में अच्छा लगता है यार कितनी अच्छी मरीन ग्रोथ है, लेकिन जब आप नीचे जाके उसको टच करते हो पता चलता है कितनी सॉलिड है, क्योंकि सॉल्ट वाटर की वजह से वो बहुत टाइट हो जाती है। हर इंसान को जब वो ट्रेनिंग फेज में होता है तो कुछ ऐसे डेज रहते हैं जो बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, बहुत से ऐसे डेज रहते हैं जब इंसान को लगता है कि यस आई मेड इट। ऐसे क्या दिन थे वो? और आई तो वांट कि आप कहानी पे कहानी आज सुनाते रहे हमें। दिन तो बहुत सारा है क्योंकि जब हम लोग यहाँ से गए तो हम लोग मतलब मैं तो चलो पहले ओशन में मैंने स्विमिंग्स वगैरह करी है, मैं देखा हुआ है क्या नहीं काफ़ी टाइम मैंने बॉम्बे में भी निकाला है। लेकिन जब वहाँ गया पहली बार तो जो हमारा स्विमिंग टेस्ट होता है इनिशियल में, जाते ही सबसे पहले स्विमिंग टेस्ट, उसके बाद में इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये सब देना पड़ता है। तो स्विमिंग टेस्ट के टाइम पे वो हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 300 मीटर्स फ्री स्टाइल करना है, 50 मीटर्स बैक स्ट्रोक करना है, 50 मीटर अंडर वाटर करना है, 1 मिनट आपको वाटर ट्रेडिंग करनी है। तो जब मैं सीधा जाते ही मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने मतलब जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसमें आपको कोई भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं मिलती है, आपको सिर्फ शॉर्ट्स के अंदर ही स्विमिंग टेस्ट पास करना होता है। परफेक्ट। तो मैं जैसे जाके वहाँ पानी में कूदा, मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। ओह माय गॉड। क्योंकि वाटर टेम्परेचर 4 डिग्री था उस टाइम पे, 4 डिग्री। तो जैसे ही कूदा पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। ऊपर आया तो कोशिश कर रहा हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा हीटअप हुआ तो स्विमिंग स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे वो फर्स्ट डे था।
जैसे तैसे स्विमिंग टेस्ट पास किया। तो उसके बाद में फिर जब नेक्स्ट डे से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें, फिर सब स्मूथ हो गया। फिर जब डाइविंग का पार्ट आया तो हमारे क्या क्लासेस होती हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2, क्लास 1 ऐसे। तो क्लास 4 से जब हमें स्टार्ट किया तो पहली चीज़ हमारी स्कूबा ही होती है। ओके, स्कूबा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्कूबा बेसिक होती है डाइविंग की। ठीक है। तो स्कूबा क्लास में जब हम लोग थे तो उस टाइम पे हमने स्कूबा के बारे में जाना, डाइविंग करी, रिक्रिएशनल डाइविंग करी। हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने हमें सिखाया, और रेस्क्यू डाइव्स भी करते थे हम लोग। उसके अलावा हमारे साथ में वो प्रैक्टिकल भी होता था कि अंडर वाटर हम नीचे हैं, पीछे से आके कोई हमारा सिलेंडर बंद कर देगा, हमारा मास्क निकाल देगा, ये निकाल देगा। और उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा पैनिकिंग होता है, लेकिन इस डाइविंग फील्ड में ये है कि आपको पैनिक नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। पैनिक हो गए तो वहीं आपका खेल खत्म। एग्जैक्टली और यही तो मेंटल स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल के साथ साथ ज़रूरी है कि इस टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे हैंडल कर। इसी के लिए तो वहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं वो। दैट्स ट्रू, दैट्स फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के टाइम पे ये तो आपने अच्छे मोमेंट्स बताए या फिर चैलेंजिंग मोमेंट्स बताए, लेकिन ऐसे कुछ मोमेंट होते हैं कि तब लगता है कि यार मैं क्यों आ गया, मेरे से नहीं हो रहा, आई एम डन। ऐसा कुछ हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ से जब आप निकलते हो तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते दोबारा। ये वन वे वाला रास्ता है, और आप पीछे मुड़ के देखोगे या तो आपके घर वालों के पास बहुत पैसा है या फिर आपके पास में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि मैं जब निकला था तो मेरा सिर्फ एक ही रास्ता था कि मुझे करना ही करना है। कि घर वालों का इतना सारा सब कुछ करके, उनको मतलब इतना पैसा लगा के आगे गया, वहाँ गया, और वहाँ जाके अगर मैं बोल दूं कि नहीं मुझे नहीं करना, कुछ और करना है, वापस आके लॉ करूँ, तो नहीं, मेरे को खुद को अंदर से पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था अपने पास। और ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आता, मज़ा आता है। एक बार आप किसी चीज़ से दिल लगाने लग जाते हो तो फिर कई लोगों को गाड़ी चलाने में भी डर लगता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, पोस्ट तो इंजीनियर्स हैं वो, लेकिन उन्हें कार चलाने में डर लगता है। ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते हैं वो लोग, ड्राइवर रख रहेगा उन्होंने वो गाड़ी चलाने के लिए, और पीछे बैठेंगे वो, बोले नहीं। तो सबका अपना अपना पर्सनल होता है, किसी को कहाँ पे, किसी को कहाँ पे। लोग यहाँ ज़मीन पे भी डरते हैं कई चीज़ों से। अगर हम अंडर वाटर लाइफ के बारे में बात करें तो हमें मूवीज़ में दिखाई जाता है, मूवीज़ में हमें दिखाया जाता है कि सब क्रिस्टल क्लियर है ना, इट्स लाइक अ मिराज, या फिर इस तरीके की एक ऐसी रोशनी है जो बहुत शाइनी दिख रही है, बहुत प्यारी दिख रही है। बट इन रियलिटी आपने वो जो पानी के नीचे की दुनिया है वो कैसी लगती है? क्या डिफरेंस है? मूवीज़ झूठा दिखाती हैं? नहीं, सब सच है। सब कुछ सच भी नहीं है। ओके, ये डिपेंड करता है विजिबिलिटी पे। ओके, जब ओशन शांत रहता है, स्लेक टाइड होता है, तो उस टाइम पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब वेदर रफ होता है तो उस टाइम विजिबिलिटी नहीं रहती। और जब हम हार्बर्स वगैरह में काम करते हैं, हार्बर में कुछ हमें इंस्पेक्शन या कुछ डाइविंग या कुछ इंस्टॉलेशन करना होता है, तो उस टाइम पे तो विजिबिलिटी ज़ीरो भी होती है। इसके लिए हमें ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है, हमारे जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर वो ब्लैक टेप लगा देते हैं। ओके, तो नील विजिबिलिटी में आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्या काम करना है, हैंड से फील करके, तो वो चीज़ हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। ये भी एक टास्क होता है। इसके अलावा हमें नाइट डाइव्स की भी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि कई बार रात को मतलब अंधेरे में तो क्या ही दिखेगा आपको, लेकिन कई ओशंस ऐसे हैं जैसे मेडिटेरियन सी है, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, वहाँ पे जो विजिबिलिटी है 50 मीटर की विजिबिलिटी है, और वाटर डेप्थ भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। मैं 2025 में मतलब मैंने 6-7 महीने में यूरोप में ही था, तो तभी मैंने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया विजिबिलिटी का, बहुत ही बेहतर ऐसी विजिबिलिटी। सी ग्रास वगैरह भी शायद बहुत है मेडिटेरियन सी के आसपास। आई थिंक हम लोगों ने कभी ज्योग्राफी में शायद पढ़ा था, तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया है वहाँ पे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग सब जगह मिलेगा वो तो आपको। हम लोग हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आप डाइविंग की बात करें तो उसमें भी कुछ कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन प्रोटोकॉल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद, है ना। डीकम्प्रेशन प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। किस तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, और क्या क्या चीज़ें कंपल्सरीली आपको फॉलो करनी है? एक्चुअली में जो ये डीकम्प्रेशन सिकनेस है, इससे तो ये तो हर डाइव के बाद में आपको फील होता ही है, लेकिन वो मतलब एक प्रोसीजर बना रखे हैं। ये सारे यूएस नेवी के अंडर आते हैं। तो उसमें टेबल्स बनी हुई होती हैं। जैसे मैं अभी नॉर्मल एयर डाइविंग करता हूँ, जो यहाँ हम ब्रीथ कर रहे हैं, इसी को एक एयर कंप्रेसर के थ्रू सिलेंडर्स में भर के SSD सप्लाई से हमें अम्बिलिकल्स के थ्रू मिलता है। तो मैं नॉर्मल अभी यहाँ सांस ले रहा हूँ, अब जब मैं पानी में जाके सांस लूंगा तो वहाँ पे मेरी बॉडी पे प्रेशर बनेगा, और काफ़ी सारा नाइट्रोजन भी होता है। तो जब हम डेथ पे काम करते हैं तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में आ जाता है।
तो उस नाइट्रोजन को टाइमली निकालने के लिए डिकम्प्रेशन शेड्यूल बनाया होता है, ओके ताकि मतलब अगर वो बबल कहीं नाइट्रोजन का अगर कहीं स्टक हो जाएगा तो वो ब्रेन तक को चोक कर सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए ये सारे स्केड्यूल बनाए, काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं इसके लिए। आप अगर डाइविंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ ये शेड्यूल बनाने के लिए, स्केड्यूल बनाने के लिए कि कैसे आपको कितने टाइम मिलता है, क्या टाइम मिलता है। जैसे हम लोग नॉर्मली एयर डाइविंग करते हैं ओके तो हमारी टाइम लिमिट्स होती हैं, इसको बाईपास करके एक सैचुरेशन डाइविंग बनाई गई है। ठीक है जी, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ओके उसमें आपको डिकम्प्रेशन भी नहीं होएगा क्योंकि आप पहले से कंप्रेस रखते हैं आपको। एक चैम्बर्स होते हैं सैचुरेटेड चैम्बर्स, उसमें आपको प्रेशराइज कर देते हैं जिस डेप्थ पे आपको काम करना है। लाइक अगर आप 200 मीटर्स पे काम कर रहे हैं तो आपको पहले ही 200 मीटर्स पे प्रेशराइज करके रखेंगे फॉर सच पीरियड ऑफ टाइम लाइक 22 डेज और 28 डेज। उस टाइम पे आपको उसी चैम्बर में खाना है, पीना है, रहना है, और उसी से एक दूसरे चैम्बर में जाना है, उसको हम बेल बोलते हैं। वो बेल आपको बॉटम पे लेके जाती है जहाँ आपको काम करना है, ओके और वहीं आपको पानी से बाहर निकल के अपना काम, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो सैचुरेशन डाइविंग क्योंकि उसमें मिक्स गैस होता है। लेकिन हमारे में टाइम बाउंडेशन होता है, हमारा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि हमें जाना भी है, क्विकली वापस आना भी है, ट्रू यस वेरी चैलेंजिंग। और वापस आके फिर हमें वापस चैम्बर्स में भी जाना होता है क्योंकि हमारे सर्डू ऑटो डाइव होती है। तो यही सारा काफ़ी। मिस्टर मनी, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद या फॉर दैट मैटर अगर कोई रील इसको देख रहा है या कोई पेरेंट इसको देख रहा है, हो सकता है शायद वो डर जाए बिल्कुल कि सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हैं या नहीं हैं। मुझे पर्सनली आपसे जानना है, कुछ हैं भी सेफ्टी रिलेटेड नहीं। थिंग्स? सबसे पहली चीज़ है आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। हाँ, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको पर्सनली ये जो हमारा जो कमर्शियल डाइविंग है इसमें सेफ्टी जो है यही हमारा पहला रूल होता है, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्री चेक्ड होते हैं सारे। और हम लोग भी पर्सनली, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ ऐसा, तो इस वजह से मैं खुद से सारी चीज़ चेक करके ही जाता हूँ, और यही प्रोसीजर होता है जाने से पहले। और हमारा सारा मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जैसे मैं डाइविंग के लिए जा रहा हूँ तो मेरे लिए एक स्टैंड बाय डाइवर ऊपर बैठता है। एक स्टैंड बाय डाइवर हमेशा रहता है कि बाई चांस क्या होता है, पैनिक हो जाता है या फिर कोई हार्ट स्ट्रोक आ गया या इंजरी हो गई, तो मुझे रिकवर करने के लिए हमेशा एक स्टैंड बाय डाइवर ऊपर बैठता है। परफेक्ट जी, तो ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और सेफ्टी का अगर बोलेंगे तो सेफ्टी तो 100% रहती है। जो सेफ्टी बाईपास करता है वो सीधा बाईपास हो जाता है, फिर सीधा बाईपास हो जाता है। ओके, थोड़ा सा पर्सनल जाने की कोशिश करते हैं। हमने सुना है फूड वहाँ का बहुत अमेजिंग होता है, हमने सुना है लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा डिटेल में जाएं फूड को लेके। जी, फूड तो मतलब जो भी त्यौहार आता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कुछ भी फेस्टिवल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है या फिर अपने रिपब्लिक डे आ रहा है या फिर न्यू ईयर आ रहा है, तो उस टाइम पे पार्टीज होती हैं शिप पे। और उन पार्टीज में मतलब अच्छे अच्छे जो यहाँ पे रेस्टोरेंट में बुफे नहीं लगते वैसे बुफे लगते हैं। नॉन वेज, वेज, सारी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह। और जो हमारा डेली फूड रूटीन होता है, हमारे बड़े बड़े मशरूम्स होते हैं, वहाँ पे हमें जो भी खाना है वो हमें ऑन ऑर्डर मिल जाता है। जैसे आपको नॉर्मली जो कैंटीन्स होती हैं बड़े बड़े, आप जाएंगे कहीं मतलब आर्मी कैंटीन्स वगैरह के अंदर, तो आपको जो भी खाना मिलता है उससे काफ़ी अच्छा खाना हमें मिलता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो हमें वहाँ पे बनाए रखती है मजबूत। जी, इंसान अगर अच्छा खाना खाता है तो फिर पूरा मूड भी, उसकी सराउंडिंग भी आसपास वो वहाँ पे यही चीज़ है, हेल्दी फूड, वहाँ पे यही चीज़ है ना। हम अच्छा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? दैट्स ट्रू। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल कैसा रहता है? अपना रूटीन बन जाता है अच्छा। क्या क्या स्केड्यूल क्या रहता है आपका? स्केड्यूल मेजॉरिटी जो आपने अभी तक जिया है लाइफस्टाइल को लेके, मतलब शिफ्ट्स हमारी 24 आवर्स चलती हैं, तो उस हिसाब से आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा डे शिफ्ट ही मिले, कई बार नाइट भी मिल जाती है। तो हमारे लिए मतलब दिन भर सोना और रात को जगना, तो हमें वो रात दिन में बदलना पड़ता है पूरा। सबसे अच्छी बात होती है कि हमें आधा दिन और आधी रात मिलती है, तो उस टाइम पे हम हमारा रिकवर कर लेते हैं। और वही है कि आपको 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें आपको 12 घंटे में से एटलीस्ट, मैं मेरा बता रहा हूँ, लोग कम ज़्यादा भी सोते हैं, मैं कम से कम 7 घंटे सोता हूँ। उसमें खाना भी है, नहाना भी है, पूजा भी करनी है, जिम भी करनी है, घर पे बात भी करनी है, ये सारी चीज़ करके, ये सब चीज़ें हो जाती है मैनेज। हाँ, कई बार बीच में हमें वेदर डेज भी मिल जाते हैं, उसमें लाइक रफ वेदर में डाइविंग नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम फिर घर वालों से और अच्छे से बात हो जाती है, दोस्तों से हो जाती है। और पहले के टाइम पे तो इतना इंटरनेट नहीं था फैसिलिटी, अभी थैंक्स टू एलन मस्क हमें स्टारलिंक मिल गया है। दैट्स ट्रू, यस। तो नेटवर्क इश्यूज
थैंकफुली नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करते हैं हम लोग वैसे Very good, very वीडियो कॉल HD में करो, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब मैंने इनिशियली में स्टार्ट किया था उस टाइम पे मतलब मैं 2-2 महीने तक घर पे सिर्फ जो अपना नॉर्मल कौन सा फोन होता है वो सैटेलाइट फोन यस, उससे फोन करता था मैं घर पे, मम्मी से बात करता था और 2-5 मिनट ही मिलती थी कि आप बात कर लो, कैसे हो, क्या हो, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है बस। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जब मन करे, जब घड़ी पे मैसेज आते रहते हैं, टर्न 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 चलता रहता है सारा सिस्टम। वेरी गुड यार, आई थिंक कनेक्शन भी बन जाता है और टेक्नोलॉजी का आई थिंक यही तो फायदा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ओशन के नीचे भी आपको कॉन्वर्सेशन करा पा रही है। बिल्कुल। ओके मिस्टर मनी, दुनिया में ना बहुत शोर है ना, हम मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, यहाँ पर हर टाइम कोई ना कोई आवाज़ आती रहती है और अगर कहीं से नहीं आती वो तो खुद से आ जाती है। बिल्कुल। पानी के नीचे, समंदर के नीचे शोर है या फिर शांति है? नहीं, शांति है। शोर तो हम ही मचाते हैं वहाँ जाके और क्या। ओके तो यानी कि कई बार अगर इंसान को खुद से कॉन्वर्सेशन करनी होती है तो शांति की तलाश करता है ना, सुकून की तलाश करता है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि यार हम कहीं जोन्ड आउट हो जाते हैं, हम कहीं अपने विचार में चले जाते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा कुछ हुआ कभी? पानी के नीचे जाके ऐसा कुछ नहीं आता दिमाग के अंदर। पहले जो मेजर चीज होती है वो टास्क है, क्योंकि हमारी फील्ड में अगर आप कंपैटिबल नहीं हो तो आप किसी काम के नहीं हो, और कंपैटिबिलिटी के लिए आपको मतलब प्रूफ करना ज़रूरी है, मतलब परफॉर्म करना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रूफ तो क्या करेंगे, परफॉर्म अगर आप कर रहे हैं अच्छा। और पानी के नीचे जाने के बाद मैक्सिमम में टाइम ही कितना मिलता है? सच फॉर एयर डाइविंग हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, टाइम बाउंडेशन है, क्योंकि अभी आपने बोला डिकम्प्रेशन सिकनेस, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट एयर डाइविंग में करता है। एग्जैक्टली। सैचुरेशन डाइवर्स के पास बहुत टाइम होता है, वो नाना करते हुए भी मतलब अभी तो 3 मैन बैल्स हो गए तो उनके पास 4 आवर्स होते हैं। हमारे पास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स 40 मिनट्स बस। उसमें हमें वो टास्क भी कंप्लीट करना है, हमें वापस बैल में भी आना है, रिकवर होना है, ऊपर आना है, चेंज करके। मतलब जब हम लेफ्ट बॉटम करते हैं, लेफ्ट बॉटम करने के बाद में हमें ऊपर आके चेंज करके चैम्बर में जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट होते हैं। okay. और हमारी एक स्टैंडर्ड मतलब प्रोसीजर है ऊपर आने का। हम लोग सिर्फ 9 मीटर पर मिनट की स्पीड से ही ऊपर आते हैं, okay. उससे तेज नहीं आ सकते हम। ये है। ये सवाल सबसे ज्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ऑडियंस ने पूछा है, रिलेटेड टू द इमरजेंसी। जो सरफेस पे टीम है, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, फॉर एग्जांपल कुछ भी XYZ हो सकता है, उस टाइम पे कम्युनिकेशन कैसा रहता है? कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन भी एक इमरजेंसी है हमारे लिए। That's true, yes. कई बार मतलब टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, खराब भी हो जाती है। तो उस टाइम पे हम लोग जो पुराने टाइम से जो सिग्नल्स चलते हुए आ रहे हैं, लाइन सिग्नल्स बोलते हैं उनको, तो अम्बिलिकल पे हम लोग पुल देके भी हम लोग डाइवर को बुला भी सकते हैं और ऑल ओके का सिग्नल भी दे सकते हैं। तो ये सिग्नल्स होते हैं जो पहले टाइम से चलते आ रहे हैं, जब कम्युनिकेशंस नहीं था लेकिन डाइविंग होती थी। ठीक है। तो उस टाइम पे वो लोग जब डाइवर से कम्युनिकेट करते थे तो लाइन सिग्नल से ही करते थे। तो ये एक सेकंड ऑप्शन होता है हमारे लिए रिकवरी का। ठीक है। और दूसरा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, लाइक हमारे यहाँ पे इमरजेंसीज बहुत सारी होती हैं, क्योंकि हम लोग ऑफशोर में रहते हैं, वेसल से डाइविंग करते हैं। तो वेसल डाइविंग के टाइम पे हम लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि वेसल हमेशा एक ही पोजीशन बना के रखेगा। कई बार कुछ भी होने की वजह से कई बार डीपी भी फेल हो जाता है, तो जो पोजीशन डीपी ने बना रखी है वो वहां से दूर होने लगी। मैंने आपको एक मूवी का नाम बताया, लास्ट ब्रेथ। द लास्ट ब्रेथ, उसमें जो इमरजेंसी थी वो डीपी फेल हो गया था वेसल का। ओके। तो इस वजह से डीपी। तो ये सिचुएशन फ्रिक्वेंटली आती रहती है या वंस इन अ वाइल? वंस इन अ वाइल। ये फ्रिक्वेंटली नहीं, हम लोग खुद भी नहीं झेल सकते, क्योंकि हमें काफ़ी करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उस टाइम पे ये अगर बार बार आएगी तो लेकिन हम इसके लिए अवेयर रहते हैं। जो भी हम लोग लाइंस वगैरह डाउनलाइन वगैरह बांधते हैं वो हमेशा ब्रेकर पे बांधते हैं। हमारे टूल्स होते हैं वो डबल सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं। ठीक है। और इक्विपमेंट्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है मिस्टर मनी, मैंने जब भी डाइवर्स की वीडियो देखी है तो CCTV या फॉर दैट मैटर वो कैमराज बहुत यूज़ करते हैं। आप एज अ कमर्शियल डाइवर भी कैमरा यूज़ करते हैं? हमारे ऊपर तो कैमरा इनबिल्ट होता है हेड पे। ओके। आपको मैं हेड की फोटो दिखाऊंगा, उसमें हमारे ऊपर कैमरा और लाइट फिट होता है, क्योंकि हमें मेजरली वीडियो इंस्पेक्शंस करने पड़ते हैं और सारी चीज़ सुपरवाइजर सर्विलेंस में रहता है। हमारे ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं वो 24/7 हमारा ध्यान रखते हैं, मतलब हमारे देखते हैं, वही हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं ये करो ये करो ये करो, सारी चीज़ें। ठीक है। तो उनको विजुअल और ऑडियो दोनों मिलता रहता है। जी।
तो यानी कैमराज वगैरह प्रॉपर रहते हैं, उस चीज़ की कोई इफ एंड बट नहीं होती? नहीं। वो सारी चीज़ें टीम के लिए भी बेटर, लाइव चलता है ना, पूरा लाइव चलता रहता है पूरे वेसल में। मतलब सिर्फ सुपरवाइजर ही नहीं, सुपरिटेंडेंट और जो क्लाइंट होते हैं, ब्रिज जहाँ से जहाज चलता है, वहाँ पे सब जगह लाइव चलता रहता है कि ये काम चल रहा है डाइविंग का भी। तो आई थिंक सेफ्टी रिलेटेड इतने इश्यूज होंगे भी नहीं। जब इतनी सारी चीज़ें हमने दे दी हैं तो सहूलियत के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इतने इश्यूज होंगे। और इन सब चीज़ों से मतलब आपको प्रिपेयर करने के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि आप 100% सिक्योर हो जाएं, आपको हर इक्विपमेंट की जानकारी हो जाए। अब हम बात करते हैं आपकी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में। जब इंसान की ट्रेनिंग होती है उसके बाद वो इंटर्नशिप पे जाता है या फॉर दैट मैटर जो भी ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो जब पहली बार वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, हाउ वाज इट फील एंड क्या था वो एग्जैक्टली? बहुत एक्साइटेड था मैं। फर्स्ट टाइम जब मुझे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। और जब मुझे पता चला आफ्टर कोर्स की मैं सेलेक्ट हो गया हूँ एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए, तो जब उन्होंने बोला कि हम आपको स्ट्रेटली 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार बस यही मेरी लाइफ सेट हो गई। मैं बहुत हैप्पी था उस टाइम पे, अच्छा लगा मुझे, घर वाले भी खुश थे। लेकिन फिर जब मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने लगा तो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर लालच बढ़ता जाता है टाइम के हिसाब से, तो वही है। मिस्टर मनी, आई रियली वांट टू नो, मतलब हाउ इज योर पेरेंट्स रिएक्शन? ऐसे डर नहीं लगता उनको, या ब्रदर जो भी फैमिली घर में है कि यार पता नहीं कल को क्या सिनेरियो बन जाए? ब्रदर को तो नहीं लगता, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ा डरती हैं। इवन नाउ? नहीं, अब तो खैर इतना उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम सोमालिया गया था, तो सोमालिया खुद में ही एक बहुत ही डेंजरस कंट्री है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मैं सोमालिया जा रहा हूँ और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, कंपनी ने मुझे सोमालिया भेज रही है प्रोजेक्ट के लिए। मैं बोला नहीं जाएगा तू। मैं बोला क्यों? बोले नहीं, बहुत खतरनाक कंट्री है। और मेरा भाई है छोटा, वो डरा देता है गूगल खोल खोल के, मम्मी देखो यहाँ पे इतना क्राइम है, ये है वो है। सोमालिया में तो डेली खबरें चलती रहती हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। लेकिन जब मैं उस जगह पे गया तो जब मुझे पता चला कि वहाँ एक्चुअली वहाँ के लोग खराब नहीं है, ये जो सब चीज़ें ये पॉलिटिकल क्राइसिस है। मतलब वो लोग जानबूझ के करवाते हैं सारी चीज़ें ताकि उनको अटेंशन मिले, और अपने को उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अभी आप किन किन देशों में काम कर रहे हैं? फॉर दैट मैटर अभी आप किस कंट्री में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं? अभी मैं कतर में हूँ। पर्शियन गल्फ आपने सुना हो तो? एग्जैक्टली, यस। तो मैं पर्शियन गल्फ में काम कर रहा हूँ फिलहाल। और अभी तक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कितनी कंट्रीज में काम कर चुके हैं? अभी तक टोटल 11 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ, सिर्फ काम के लिए, घूमने के लिए मैं कहीं नहीं गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑफशोर लाइफ के बारे में। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे आप ऑफशोर लाइफ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या स्केड्यूल? थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि आप नॉर्मली अभी आप कुर्सी पे बैठे हो आराम से, आपको कुछ नहीं करना। अब ये कुर्सी अगर आपकी समुद्र में होगी तो वो ऐसे हिलती रहेगी। अब आप पूरे टाइम ऐसे हिलते रहोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा? आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, आपका मतलब बॉडी भी अंदर से बोलेगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन एक टाइम के बाद में आपको आदत पड़ जाती है और वो अच्छा लगने लगता है फिर झूलना। जब ज्यादा रफ होता है तो आगे पीछे भी होते हैं, इधर उधर भी होते हैं, तो रोलिंग पिचिंग होती है। ठीक है, लेकिन फिर मजा आने लग जाता है। थोड़े से टाइम पे आपको सी सिकनेस, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफशोर गया था 2019 में, तो उस टाइम पे मुझे मतलब इतनी ज्यादा सी सिकनेस हुई थी, मैं 4 दिन तक ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया। Oh my God. मैं बाहर डेक पे बैठा हुआ था, ऐसे पेट पकड़ के हिल रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि वो नॉर्मल है, सबके साथ में होता है। इनिशियल में आपको लगेगा कि यार क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर बाद में आपको आदत पड़ जाती है, मजा आने लगता है। कई लोगों को गाड़ी में भी मोशन सिकनेस हो जाता है। That's true, even now. लेकिन अब ऐसा है टचवुड की अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जब आप ग्राउंड पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं, तो लगता है यार कि वही लाइफ अच्छी है, कहाँ ऊपर आ रहे हैं, नीचे ही रहता है। ऐसा नहीं होता है, मतलब आप हर डाइव के बाद में हम लोग ऊपर आते हैं तो अच्छा फील होता है। ठीक है, हमें एक डाइवर की लाइफ सिर्फ डाइविंग तक लिमिटेड लगती है क्या? डाइविंग के अलावा भी क्या क्या काम रहता है, क्या क्या होता है? देखो, सच बीइंग अ डाइवर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझसे आप प्लेन भी चलवा लो, बस थोड़ा सा मेरे को बता दो। क्योंकि जो इंसान डाइवर बन सकता है, जो इंसान काम कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि वो CEO बन सकता है, या फिजिकली वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको आप कुछ भी करवा लो वो कर देगा, और मेंटली भी स्ट्रांग हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि सबका एक जैसा नहीं होता है, किसी का कुछ कम होता है, किसी का कुछ ज़्यादा होता है, किसी का बराबर होता है। लेकिन ये है कि बीइंग अ डाइवर मैं मतलब कोई भी जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, घर के भी होते हैं, तो मैं किसी की हेल्प नहीं लेता। या जैसे कोई वायर जोड़ना है या कोई नल खराब हो गया उसको सही करना है, तो ये सारी चीजें अब मैं खुद से करने लग गया हूँ। पहले हर चीज के लिए छोटी नल खराब हो गया, प्लम्बर को बुलाओ, क्यों बुलाने का प्लम्बर को? Oh my God, तो ये अपने अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है,
और ये चीज़ मतलब घर वालों को भी हेल्प होती होगी कि यार हाँ। सारी चीज़ें तो हमारा बच्चा कर ही रहा है, ये वो कर भी ही परेशान होते हैं कि इसके लिए तू आदमी को बुलाना, तू क्यों कर रहा है। अब वहाँ रह के ये आदत पड़ जाती है सारी चीजें सीखने की, करने की। ठीक है परफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा रोटेशन शिफ्ट के बारे में। क्या क्या टाइमिंग रहती है, कितने कितने घंटे की जॉब है, क्या प्रोसीजर रहता है? जॉब तो ऐसा है कि हमारी शिफ्ट्स होती हैं प्रॉपर। ठीक है। जी, ऑफशोर में 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। ओके। और ये रोटेशनल शिफ्ट होती है। मतलब जैसे मैं जाऊंगा सोने के लिए तो मेरा रिलीवर आएगा, वो संभालेगा मेरी पोस्ट को। उसके बाद में, और जो ऑफशोर लाइफ है उसमें 24 आवर शिफ्ट चलती है। हमारे कोई संडे सैटरडेज कोई हॉलीडेज नहीं होते हैं। हमें 60 डेज कंप्लीट काम करना है और 30 डेज हमें घर आके रेस्ट करना है। अब हम उसमें रेस्ट करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है। लेकिन 60 डेज आपको एकदम अच्छे से काम करना है। 0 ड्रग पॉलिसी होती है, नो अल्कोहल, कोई आपको नशा पता कुछ नहीं। आपको सिर्फ शिप पे रहना है, अपना काम करना है अच्छे से। और मतलब जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे तो हमारे हर मंथ अप्रेजल्स भी होता है। परफेक्ट। तो हमें बताना पड़ता है कि हाँ भाई हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहाँ पे इतना बड़ा पर्चा होता है एक, उसके अंदर होता है कि वर्क ऑन डेक कैसा है, वर्क इन वाटर कैसा है, आपका प्रोसीजर्स कैसे फॉलो कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। Exactly. ये सारी चीज़ें उसके बिहाफ पे आपको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ये सब क्राइटेरिया रहता है, अकॉर्डिंगली उसके बाद ही सारी चीज़ें जज होती हैं। मिस्टर मनी, जब हम घर से दूर जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप जयपुर से दूर जाके किसी दूसरे विदेश में, फॉर दैट मैटर किसी दूसरे कंट्री में आप जब गए, तो इंसान को होम सिकनेस हो जाती है, घर की याद आती है ना। और वो चीज़ इतनी इम्पैक्ट कर जाती है कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी ले डूबती है। आपने कहा कि इसके लिए हमें बहुत फिजिकली स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट मेंटल वेलबींग का क्या? परेशान नहीं हुआ? नहीं। ओके, नाइस। सबसे पहली चीज़ है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके घर में 5 लोग हैं। अब आप अकेले आपके सफ़र होने से अगर 4 आदमी खुश रहते हैं तो फिर आपका सफ़र होना सफल हो गया। तो इसके लिए कभी मेरे दिमाग में ऐसा है ही नहीं कि होम सिकनेस वगैरह कुछ नहीं। मैंने काफ़ी टाइम बाहर निकाला है। मैंने स्ट्रेट 6 मंथ्स भी मैं सोमालिया में था। उस टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने दुबई में भी काफ़ी टाइम निकाला है। मैंने यूरोप में भी काफ़ी टाइम निकाला है। लेकिन मैंने कभी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे घर जाना है, नहीं। क्योंकि घर तो हम डेली बात कर ही रहे हैं ना। एग्जैक्टली। पिछले 20 साल से घर पे ही तो थे। अभी भी घर रहेंगे तो फिर क्या मतलब है। That's true. और घर ही रहना होता तो ये फील्ड थोड़ी चूज करता। ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर किसी को होम सिकनेस फील होता है और किसी को घर पे जाना है, मम्मी की याद आ रही है, वाइफ की याद आ रही है, तो नहीं 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 नहीं, नहीं। आप घर पे रहो। फिर साथ में थे आपके पास कुछ ट्रेनिंग में ऐसे लोग जो थोड़ा होम सिकनेस फील करते थे, यार क्या कर दिया मैंने अपनी जिंदगी में, बहुत पेसिमिस्टिक आइडियोलॉजीज के साथ आए हैं? जो भी इस फील्ड में आता है, मतलब जैसे कोई कलीग्स, मतलब अपने फैमिली या फ्रेंड्स के लोग जिसको भेजता है, तो वो जो भेजने वाला होता है वो पहले ही बता देता है कि भाई अगर ये दिक्कत है आपके साथ में तो आप रहने दो। एग्जैक्टली। क्योंकि ये उस आदमी के लिए नहीं बनी है फील्ड। क्योंकि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपका घर छोड़ना पड़ेगा, फैमिली छोड़नी पड़ेगी, आपके फ्रेंड्स छोड़ने पड़ेंगे, आपका कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। आजकल की जनरेशन, जिसे टिपिकली जेनजी जनरेशन भी कहते हैं, उसे हर चीज़ में साइंस ढूंढनी होती है। कॉर्पोरेट कल्चर की बात करूं तो वो जेनजी जनरेशन अपने आप को फिट नहीं हो पा रही है। अगर किसी इंसान को इस फील्ड में करियर चूज करना है एज अ करियर, तो क्या पैरामीटर्स होंगे? उस इंसान में क्या होना चाहिए कि वो इंसान आके इस काम में अच्छा कर ले? माइंडसेट। ओके। सबसे पहली चीज़ कि मुझे कुछ करना है, और उसके लिए आपका फिजिकल इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रांग हैं, आप में मतलब सीखने की ललक है। ठीक है। कि मतलब मैं जल्दी सीख लूँगा, लर्नर आपके अंदर वो होना चाहिए, एटीट्यूड, लर्नर एटीट्यूड होना चाहिए, और मतलब सपोर्ट होना चाहिए उसके पास में। सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग नहीं भी है तो आजकल तो बहुत कुछ है, आपके बैंक्स लोन दे देते हैं, सारी चीज़ हो जाती है। जब मैंने कोर्स किया था उस टाइम पे इतना कुछ भी नहीं था। मैंने मतलब मेरे घर वालों से मैंने बोला कि मुझे कोर्स करना है, और मेरे घर वालों को पता था कि हाँ ये 2 साल ऑलरेडी इस फील्ड में निकाल चुका है तो अब ये कर लेगा। ठीक है। मम्मी ने तो फिर भी बोला कि देख ले तू एक बार, कुछ और कर ले। मैंने बोला नहीं, जब कर ही रहे हैं तो फिर छोड़ना क्यों। और आज के टाइम पे अगर कोई बोलता है कि अर्ली सक्सेस कर लेते हैं, तो अर्ली सक्सेस कुछ भी नहीं होती, टाइम लगता है चीज़ों को। That's true. किसी भी चीज़ में आप अगर शिद्दत से टाइम निकालोगे तो आप सक्सेस हो ही जाओगे। बट होता क्या है ना कि हमें शॉर्टकट्स बहुत चाहिए ज़िंदगी में। ये नहीं हो रहा है ये कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा है ये कर लेते हैं। ये चीज़ इतनी फैसिनेटिंग करेगी, हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद भी लोगों को लगेगा लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट आप यहाँ से रेडी नहीं हैं तो आप ना तो ड्राइवर बन पाएंगे और ना ड्राइवर बन पाएंगे। ट्राई करने के लिए नहीं है ये फील्ड। That's true.
ये ट्रायल रूम नहीं है कि आप आए, आपने सूट पहना डाइवर का और पानी में चले गए, वापस आ गए, नहीं। इसमें आप एक बार आ गए तो आप आ गए। ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि इसमें जॉब्स की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ओशन 70% वाटर से भरा हुआ है। अपना पूरा वर्ल्ड 70% पानी ही है। जितनी ज्यादा गाड़ियां नहीं है जमीन पे, उससे ज्यादा जहाज हैं। तो काम की तो कोई कमी नहीं है, ये तो सब बकवास है। बशर्ते आप कैपेबल होने चाहिए इस काम आप कैपेबल होने चाहिए, आपको मतलब आप में सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। एग्जैक्टली। आपको कैसा भी काम मिले, छोटा बड़ा, छोड़ना नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि यार मैं तो सीधा मतलब डॉलर्स ही कमाऊंगा, नहीं। अपने इंडियन ओशन में भी काम होता है, डाइविंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपीरियंस लो, थोड़ा सा टाइम बनाओ, कोर्सेज करो, आगे अपग्रेड करो खुद को, सब कुछ होता है लाइफ में। बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग जो अभी तक ये मान चुके हैं कि चलो ठीक है करना है, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी डाउट रहता है कि यार पैसे कितना आएंगे, ग्रोथ क्या रहेगी, क्या एक पैरामीटर है कि पहले यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, या फिर ये एक फिक्स पैटर्न है कि इसी पे चलना है। अब नॉर्मली आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं, आप मतलब मेरे को नहीं पता कॉर्पोरेट में सबसे पहली पोस्ट क्या होती है। फिर धीरे धीरे आपको ऊपर प्रमोशंस मिलते हैं, ऊपर जाते हैं आप। हमारे भी बेसिकली यही एक तरीके से। पहले आप अगर जैसे मैं नॉर्मली मेरी बारे में बताऊं तो मैं एज ए ट्रेनी टेंडर डाइवर मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। ठीक है। आफ्टर कोर्स एज ए ट्रेनी टेंडर डाइवर मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं टेंडर डाइवर बना, फिर एयर डाइवर बना, फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई करी, फिर मैं DMT डाइवर बना। मैं एज ए मेडिक भी हूँ, मतलब डाइवर मेडिक भी हूँ। उसके अलावा फिर उसके बाद मैंने और कोर्सेज करे, मैं इंस्पेक्शन डाइवर बना। तो अभी मैं एज ए इंस्पेक्शन डाइवर काम कर रहा हूँ। और इसमें आगे और पोस्ट है, आप जितने एलोबरेट करना चाहो, आप चाहो तो आप ROV पायलट बन सकते हो, आप इंस्पेक्शन कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, आप सुपरवाइजर बन सकते हो, सुपरटेंडेंट बन सकते हो। तो इसमें मतलब करियर को लेके तो ऐसा नहीं कि आप बस एक डाइवर बन के रह गए, नहीं। आपके ऊपर है आप कितना ऊपर जाना चाहते हो, कोई लिमिट्स नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आपको अपने खुद से पूछना है कि आपको क्या बनना है। That's true. कई लोग छोटे में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बस बहुत है हमारे लिए इतना। मैं नहीं हूँ, और भी मेरे साथी हैं वो भी नहीं है। चलते रहते हैं धीरे धीरे कोर्सेज करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बट अगर हम फॉर एग्जांपल साइकिल्स की बात करें, किसी इंसान ने 3-4 साल दिए हैं, या फॉर एग्जांपल अभी किसी इंसान ने शुरुआत की है, तो क्या कुछ बेयर मिनिमम आप बता सकते हैं कि एटलीस्ट बंदा इतना तो कमा सकता है, इतने ही से स्टार्ट हो जाता है? कुछ है ऐसी अमाउंट? चले आप बताइए कोई अमाउंट, मैं बताता हूँ फिर। मतलब अगर हम किसी भी कॉर्पोरेट में स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग होगी 6 LPA मान लेते हैं, 50,000 6 लाख पर ईयर, 6 लाख एक साल का। यस, बेयर मिनिमम अगर मैं बात करूं दिल्ली जैसे शहर में। इसका डबल कर लीजिए आप। स्टार्टिंग सैलरी जी। तो यानी कि 1 लाख रुपीज बेयर मिनिमम आप शुरू में कमा सकते हैं जी। एंड स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। क्या लिमिट है स्काई की? स्काई की लिमिट तो कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे कलीग्स हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमारी जो मोस्टली पेमेंट्स होती हैं वो US डॉलर्स में होती हैं। यही हमारा स्टैंडर्ड पे का रोल है। तो उनको जो डे रेट मिलती है वो अराउंड $1,400 पर डे है। $1,400 पर डे? यस। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पैसा तो, और रोटेशन है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा वो। आप में काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है, आप अच्छे से एटीट्यूड से बिहेव कर रहे हो, सारी चीज़ अच्छे से कर रहे हो, तो आपकी लाइफ सेट है। थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है। आपके घर वाले खुश, सब खुश, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको लाइफ में। मिस्टर मनी, जब आप लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हो कि वो बचपन वाला मनी जो था, है ना, तो अभी जब आप खुद को देखते हो, और कई बार ऐसे दिमाग, शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि अंडर वाटर भी आपके दिमाग में आ जाते होंगे, और अगर नहीं आते तो ऊपर आने के बाद में भी शायद आ जाते हों, कि यार पुराने वाला जो मनी था ना और आज वाला जो मनी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। क्या डिफरेंस है और कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं ऐसा कैसे बन गया। मेरे कलीग्स को यकीन नहीं होता, मेरे दोस्तों को यकीन नहीं होता कि तू इतना सिस्टमैटिक कैसे बन गया। क्योंकि मतलब जिसको बोल सकते हैं कि आप कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा बिगड़ेल आदमी जिसको बोल सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो नहीं किया हो, सब कुछ करा है लाइफ में। और फिर बाद में एकदम से इतना सब कुछ चेंज होना लाइफ के अंदर, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट बनता है। थैंक्स टू मम्मा, मुझे उन्होंने स्पिरिचुअल रास्ता दिखाया। वेरी गुड। मैं मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं पूजा पाठ नहीं करता। मैं एवरी डे, उससे मेरा दिमाग थोड़ा शांत रहता है। मुझे गोल्स दिखते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, और उससे मैं अंदर का जो पुराना मनी है वो कंट्रोल में भी रहता है। वेरी गुड। Mr. Mani, we are sitting in March 2026 now, and आज
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एआई अब जॉब खाने लगा है। रिसेंटली एआई समिट भी हुआ है इंडिया में। बात सिर्फ इतनी है कि इंसानों को ना डर लगता है जब एआई की बात होती है। यू बीइंग अ कमर्शियल डाइवर, आपके साथ इस इंडस्ट्री में कितने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और टेक्नोलॉजी का कितना एडवांसमेंट हुआ है? काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे देखा जाए तो आप बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया, उससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन हमारी कई सारी चीज़ें हैं जो ईजी हो गई हैं। ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, Okay. जो पहले हमें मतलब ब्लूप्रिंट्स वगैरह में दिखाई जाती थी, अभी आज के टाइम पे हमें एक एक चीज़ पॉइंट पे पता चल जाता है कि आपको इस जगह पे जाना है और ये काम करना है। सारी चीज़ें फाइंडिंग्स हो गई हैं, सबके सर्वे पॉइंट्स रहते हैं, हमें पता चल जाता है, तो इसमें हमें हेल्प भी हो रहा है। और दूसरी चीज़, जैसे आपको मैंने बताया एक चीज़ के बारे में, आरओवी, एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल होता है। तो पहले वो सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए होता था, लेकिन अभी काफ़ी जगह पे, जैसे हर जगह पे तो इंसान जा नहीं सकता है ना। ओशंस की कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे 800 मीटर्स है, कहीं पे 1000 मीटर्स है, कहीं पे 3000 मीटर्स है। तो वहाँ के लिए ये जो आरओवीज होते हैं, इनके अंदर मैनिपुलेटर्स होते हैं, तो ये जाके वहाँ पे सारा काम करते हैं। तो जो हम लोग करते हैं वो ये जाके वहाँ करते हैं, वीडियोस बनाना, इंस्पेक्शन करना, जो कंटिन्यूस वॉचिंग होती है, सारी चीज़ें आरओवी संभालती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जॉब खा लेगा, ये नहीं खा सकता, क्योंकि हम तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो आरओवी होता है, ये कई बार जो स्ट्रक्चर होता है वैसे नॉर्मल नहीं होता है, वो वैसे अलग अलग तरीके में बना हुआ होता है, तो कई बार ये आरओवी फंस भी जाता है। ठीक है। एक बार एक जॉब पे मैं गया था, वहाँ पे आरओवी ही फंस गई थी, तो उसको हमें रिकवर भी करना पड़ता है। तो हम लोग ये एक सेफर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वो एआई तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो। मिस्टर मनी, एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? 100% नो इशू। व्हाट एग्जैक्टली इज योर एज नाउ? आई एम 26 years old. 26 years. या मैं 26 में चल रहा हूँ अभी। इस एज में इंसान के क्लैरिटी ही नहीं होती दिमाग में, उसको समझ ही नहीं आता है ना। 26, 25, आई हैव सीन अ पीपल हु आर इन 30s, दे आर स्टिल अनक्लियर अबाउट देयर ड्रीम्स। उन्हें करना क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, वो लोगों से पूछते रहते हैं। आपको भी लगता है कि अगर आप भी लोगों से पूछते रहते तो शायद आपको भी मिसगाइड कर दिया जाता? जी बिल्कुल, ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ गाइडेंस। उस टाइम पे शायद मैं लकी था, तो सिर्फ मैं और मेरे अंकल ही थे, उन्होंने मुझे सारी चीज़ डिटेल में बताई, और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया। क्योंकि अगर एक चीज़ को लेकर अपन बार बार सोचते हैं तो फिर वो नहीं हो पाता। ये तो वन शॉट वन को है। अगर आप कर सकते हो तो आओ, पहले अपना फिजिकल टेस्ट कराओ, देखो, चेक करो सारी चीज़ें, आप फिट एंड कर सकते हो तो काम तो फिर आप धीरे धीरे सीख लोगे, सारी चीज़ एक्सपीरियंस से ही होती है। और दूसरी चीज़, आज के टाइम पे तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो आपको बता रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको कोर्सेज करवा रहे हैं, सारी चीज़ हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले आपको पर्सनली जाना पड़ता था, पर्सनली कोर्सेज बुक करने पड़ते थे, सारी चीज़ें, वीज़ास करवाने पड़ते थे, टिकट्स करना पड़ता था, कई बार वीज़ा कैंसिल हो गया, कभी कुछ हो गया। ऐसे भी मेरे कई कलीग्स हैं जिनको मतलब वो करना चाहते थे, लेकिन इन सब की वजह से वो रुक गए, नहीं कर पाए वो लोग। थैंकफुली डाइव प्रो करियर आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो आपने वक्त बर्बाद किया था वो कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल। और हम आपको बताते हैं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, तो पैरामीटर्स की तो हमने बात कर ली कि पर्टिकुलर ये पैरामीटर्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब बात करेंगे कोस्टिंग पे, है ना। हर इंसान को अगर लगता है कि बीटेक करनी है तो 10 लाख 8 लाख 20 लाख इतना लगाना है, अगर अच्छी IIM से या फॉर दैट मैटर MBA करनी है तो उसको पर्टिकुलर एक अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। किसी को पायलट बनना है तो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए लगाने होते हैं, 80 लाख रुपए लगाने होते हैं। जी, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, है ना। मैं चाहता हूँ कि हमारे डीप टॉक्स में भी हम उतनी ऑनेस्टी से बात करें। कितना पैसा लगेगा अगर किसी इंसान को डाइविंग करनी है? सिर्फ डाइविंग करनी है, कमर्शियल डाइविंग करनी है, सिर्फ कमर्शियल डाइविंग करनी है, तो मतलब खुद के लिए करनी है तो सिर्फ कोर्स फी दो, अपने टिकट्स कराओ और चले जाओ। ये ऑलमोस्ट 17-18 लाख रुपीस के आसपास आपको पड़ता है। लेकिन अगर आपको जॉब भी करनी है उसके साथ में, वापस आके आपको एज अ कमर्शियल डाइवर जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ सेफ्टी, जो मैरीटाइम लॉ के कुछ सेफ्टी कोर्सेज होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। ठीक है। लाइक बोसिएट, STCW, H2S, ये सारे कोर्सेज होते हैं, ये आपको एज ए ऑफशोर डाइवर बनने के लिए करने पड़ते हैं। तो ये सब कोर्सेज मिला के और एडिशनल जो आप DMT सर्टिफिकेशंस लेते हो, ये आपकी स्किल को भी इनहेंस करते हैं। इसके साथ में आपकी लाइफ को मतलब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना ईजी हो जाता है इस फील्ड के अंदर। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और मेरे हिसाब से तो अभी के टाइम पे बेयर मिनिमम अमाउंट एज ए कमर्शियल डाइवर 20 लाख रुपीज़ तो आप पकड़ो, 20 लाख प्लस माइनस। यस। ओके,
पहले तो ऑफ कोर्स अमाउंट कम हो गई, हाँ, अभी 5 साल धीरे-धीरे पहले करके। ये मेरे 12 लाख में हो गया था। ओके। जी, जब फ्लाइट्स भी सस्ते थे उस टाइम पे, आपको फीस भी इतनी नहीं थी और इन्फ्लेशन भी इतना नहीं था, लेकिन अभी सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं, वीज़ा कॉस्ट से लेके सब कुछ, और कोर्सेज अभी एडिशनल कोर्सेज हो गए हैं, तो इनको भी करना ज़रूरी है। मैंने उस टाइम पे एडिशनल कोर्सेज नहीं करे थे, मैंने बाद में धीरे धीरे करके कराए। मतलब अभी अगर आप मेरा राउंड अबाउट लगाएंगे तो मैंने 35 लाख के कोर्सेज कर रखे हैं खुद के ऊपर पर्सनली। ओके जी, एंड आई थिंक इतने कोर्सेज के बाद भी कुछ डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत जरूरी इन्हें होते हैं। रिन्यू करना पड़ता है। ओके। इनका टाइम लिमिट होता है, जैसे अभी मेरा DMT का रिन्यूअल है 1 वीक के बाद Okay. में, तो किसी में 2 साल का होता है, किसी में 4 साल का होता है। ये आपको रिन्यू करने पड़ते हैं, आपको बार बार बताना पड़ता है आपकी कॉम्पिटेंसी। जैसे हर साल डाइव मेडिकल होता है, वैसे इन कोर्सेज में भी आपको कॉम्पिटेंसी बतानी पड़ती है, आपका फिटनेस बताना पड़ता है कि हाँ मैं 100% फिट हूँ और ये मेरी एज है अभी और ये इतना मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें। किसी भी इंसान को या फॉर दैट मैटर किसी भी एस्पिरेंट को इन सारी चीज़ों में कंटिन्यू करना है, कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम अ ब्रीफ एक स्केड्यूल के हिसाब से कि बेसिक पहले यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, सो दैट वो एक अच्छा कमर्शियल डाइवर बन जाए। अच्छा कमर्शियल डाइवर बनना, तो देखो ये तो कमर्शियल डाइवर का वो हो गया पैरामीटर। सब डाइवर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। सब अपने जो अपने लेवल पे जितना दे सकता है वो देता है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके माइंडसेट में आपको क्या, मतलब क्या दिख रहा है, आपका विजन क्या है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे सिर्फ कमर्शियल डाइवर बन के ही रहना है तो आप बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, इसमें एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले आपके बॉडी और माइंड दोनों सपोर्ट करने चाहिए। एग्री। ठीक है। फिजिकल इम्पैक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है और मेंटली भी आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली तो इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश आप सीख सकते हैं। दैट्स ट्रू। हाँ, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लैंग्वेज बैरियर आप हटा सकते हैं। आपकी सबसे पहले आपका माइंडसेट और दूसरा आपका फिजिकल इम्पैक्ट, ये 2 चीज़ अगर आपने सही कर ली तो आप इजीली बन सकते हैं। तो आई थिंक व्हाट मैटर्स द मोस्ट इसकी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो आपको अडेप्ट कर सके उस सिचुएशन के लिए जो अंडर वाटर सी आपको मिलेगी। जी। परफेक्ट, वेरी गुड। तो मनी, सवाल थोड़ा हेल्थ को लेकर भी आया। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि यार हमारे बच्चे की हेल्थ ना ख़राब हो जाए, इतने टाइम में पानी के नीचे रहेगा, कैसे मैनेज करेगा। और एक सवाल स्पेसिफिकली ये भी करते हैं कि यार 30-40 तक कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। वो तो फिर आपके अंदर जितनी कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। ओके। मैंने जो डिसाइड कर रखा है, मेरा 40 तक है। जब तक मैं जितना ऊपर जा सकता हूँ मैं जाऊँगा, उसके बाद में मैं ड्रॉप करके और घर पे रहूँगा बस। एक अपने आप को अपना क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है ना, ठीक है। क्योंकि करने वाले तो 60 तक भी कर सकते हैं, इसमें 60 ईयर्स होती है लास्ट वर्किंग एज, लेकिन बहुत है इतना, मतलब पर्सनल सेटिस्फैक्शन जब किसको चाहिए तो एट द एज ऑफ 40 इट्स बहुत इनफ हो जाता है। अगर आप मेरे जितनी एज में शुरू करते हैं तो, क्योंकि इसमें फील्ड में आने की एज 18 होती है स्टार्टिंग की। मैंने 19 में ज्वाइन किया था। ठीक है। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं वर्किंग। आफ्टर कोर्स मैंने शायद कोर्स करके सेफ्टी कोर्सेज मैंने पहले ही कर लिए थे, क्योंकि आपको पता है मैं बॉम्बे था, तो सेफ्टी कोर्सेज मैंने एडवांस में कर लिए थे। और मैंने सीधा डाइविंग कोर्स किया, उसके बाद में मैं जॉब पे चला गया था, मे बी आफ्टर 10 days। तो यानी कि ये पैरामीटर्स नहीं है कि एक एज वाली चीज़ को लेके है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं बशर्ते आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको करना चाहें। एंड क्योंकि मिस्टर मनी ने पहले ही बोल दिया कि मुझे 40 पे रिटायर होना है, तो रिटायर कह सकते हैं इसको, रिटायर कह सकते हैं। जैसे मैं अभी रेगुलरली जॉब करता हूँ, मुझे मतलब छुट्टियाँ इतनी पसंद नहीं होती हैं। अभी मेरे को रेगुलरली काम करना पसंद है। मतलब साल में अगर मुझे 3-4 महीने गैप मिल रहा है तो बहुत है, और वो भी मतलब अगर 2 महीने भी हो जाएगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Exactly. क्योंकि अभी मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं हैप्पी हूँ अभी। और जब तक मैं 40 तक पहुंचूंगा तो एटलीस्ट आई थिंक दैट आई कैन सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू लिव माई लाइफ गुड, टू लिव योर लाइफ इन द फ्यूचर, ऑफ कोर्स थिंग्स एज वेल। तो चलो फ्यूचर की इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। दैट्स ट्रू। मतलब एक बार जब नया कोई भी इस फील्ड में आता है और अपनी मेहनत से सब कुछ करता है, और जब उसको सैलरी क्रेडिट होती है मंथली, तो वो मतलब एकदम से ऐसे सोचता है कि यार मैं क्या क्या करूं। तो लाइक मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी तो मैंने मेरा खुद का पर्सनल पहला फ़ोन लिया था। 2022 में जब 14 Pro नया लॉन्च हुआ था, तो मैंने कहा फ़ोन लेना है पहले, सबसे पहले।
तो वो फ़ोन लिया मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से। उसके बाद धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती है, नहीं अभी मेरी पर्सनल कार लेनी है, मेरे को गाड़ी लेनी है, नहीं अब सोना खरीदना है, नहीं अभी ये करना है, अब घड़ी लेनी है। तो धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है। तो उस चीज़ को आप ऐसे वेस्ट ना करके एक अच्छा प्रॉपर प्लान बनाओ कि यार मुझे ऐसे अपने पैसे को ऐसे बढ़ाना है ताकि इन फ्यूचर जब मैं इस जॉब से रिटायर हूँ तो मेरे पास में अच्छा खासा अमाउंट हो अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए। That's true. जी। और इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अभी आप धीरे धीरे, अभी आप सिर्फ कमर्शियल डाइवर हैं, आप डाइविंग कर रहे हैं, उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा, आप सुपरवाइजर बन गए, आपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए, आप सुपरिटेंडेंट बन गए, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप साल भर काम करो। आपने साल में एक ट्रिप भी करी 2-3 महीने की, तो आप अच्छा खासा 50-60 लाख रुपए का अमाउंट आप लेके अपने घर बैठ सकते हो। बहुत होता है इतना पैसा। तो टाइम के ऊपर भी हो जाता है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। मेरे कई नोन कलीग्स हैं, वो पूरे साल काम नहीं करते हैं, वो लोग साल में 1 या 2 ट्रिप करते हैं, क्योंकि कंपनीज में उनको लोग जानते हैं। 1-2 ट्रिप करते हैं, हो गया उनका, बस बहुत है। बट वही बात घूम फिर के फिर से आ जाती है कि हेल्थ को लेके थोड़े से लोग कंसर्न होते हैं, पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं। नहीं, हेल्थ में कुछ दिक्कत रहती है। हेल्थ इनहेंस ही होती है इस फील्ड में, डिक्रीज नहीं होती है। आपकी हेल्थ बढ़ेगी ही। आप जो मैं मतलब नॉर्मली मेरे अंदर वजन 100 किलो है अभी, लेकिन मैं आज भी 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और मैं अच्छा खासा खाता हूँ, पीता हूँ, रेस्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और लोग बोलते हैं कि आपको BMI के लेवल के रहना, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस फील्ड में आने के बाद में आपकी बॉडी सुपर स्ट्रांग बन जाती है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका दिमाग फ्लेक्सिबल एज वेल, ऑफ कोर्स सुपर फ्लेक्सिबल एज वेल, कहाँ कहीं भी घुस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो गए। मेरा बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम पे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तो मैंने इसकी ट्रीटमेंट करवाया, मैंने सर्जरी नहीं करवाई, मैंने थेरेपी करवाई इसकी। तो थेरेपी मैंने कंटिन्यूस थेरेपी ली, उसके बाद में ही मैं कोर्स के लिए गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को मेरा फिजिकल इम्पैक्ट का काम है और मेरी बॉडी में ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगी। तो मैंने इसको क्योर किया। उसके बाद में जब मैं कोर्स पे गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आज तक मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और फिटनेस और अच्छी ही होती है इसमें। और मुझे समझ नहीं आता, हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के फिटनेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ छोले भटूरे खाते हैं, मोमोज खाते हैं। आपकी लाइफ भी तो चल रही है ना इतनी सॉर्टेड, यहाँ क्या खराब हो जाएगा? इतना पोल्यूशन है, जाओ पानी के नीचे जिंदगी जियो अपनी। तो इतना कंसर्न तो आई थिंक नहीं रहना चाहिए। लोग पैसे देके O2 थेरेपी लेते हैं। एग्जैक्टली, हमें फ्री में O2 थेरेपी मिलती है एवरीडे मिलती है, प्योर O2। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाने पीने का जो हमारी इच्छा करती है, हमें छोले भटूरे भी मिलते हैं शिप पे। वेरी गुड। हमें छोले भटूरे मिलते हैं, पाव भाजी मिलती है, हमें पोहा, उपमा, ऑमलेट, जो आपको चाहिए ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, सब कुछ मिलता है। वेरी गुड। खाने पीने की कोई दिक्कत तो यानी कि हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज फैमिली सोचती थी, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ इश्यूज हैं। नहीं है, वो खाली एक माइंडसेट बना दिया। That's true. हम कहीं ना घूम फिर के बार बार माइंडसेट पे आ जा रहे हैं, क्योंकि वही है, सब कुछ स्टार्ट ही यहीं से होता है। That's true. कहीं और आप नीचे से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने ऊपर ही सोच लिया अगर मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो स्लिप डिस्क हो रखी है, मेरे तो हाथ पैर घूम रखे हैं, नहीं कर सकता, मेरी उंगली में चोट है, हाथ में चोट है, तो कुछ नहीं कर सकते आप। फिर अगर मेडिकल कराते हुए हल्का फुल्का इशू आ जाता है तो क्या उसको नेग्लिजेंस के तौर पे माना जाता है? नहीं, अगर आपके, मैं बताता हूँ, जैसे ऊपर के कट्स वगैरह चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपकी आई साइट है, दूसरी चीज़ आपके ईयर्स हैं, एक ऑडियोमेट्री होती है, उसमें आपके कानों का टेस्ट किया जाता है कि आप कितने लेवल तक सुन सकते हो, कितने लेवल तक नहीं। उसके बाद में आपका ECG होता है, एक TMT टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक ब्रीथ टेस्ट होता है, लंग टेस्ट बोलते हैं उसको। उसमें आपका लंग का कैपेसिटी चेक करते हैं, जो लोअर लंग्स होता है ना, वहां से आपको ब्रीथ करके निकालनी होती है पूरी। अगर उस चार्ट में आपका प्रॉपर चार्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डाइविंग में फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरा टेस्ट होता है आपका चैम्बर टेस्ट। उसमें आपको एक सिलेंड्रिकल चैम्बर के अंदर डाल के प्रेशराइज टेस्ट करते हैं और O2 ब्रीथ करवाते हैं। किसी किसी को O2 टॉक्सिसिटी होती है, O2 पॉइजनिंग हो जाती है, उसको O2 नहीं कर सकते वो लोग। तो अगर जो O2 नहीं संभाल सकता वो इस डाइविंग फील्ड में किसी काम का नहीं है, क्योंकि O2 तो आपको लेनी ही लेनी है। किसी किसी को होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। और बाकी तो भगवान के ऊपर छोड़ दो सब, बस आगे बढ़ो। मिस्टर मनी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कमर्शियल डाइवर बनना है बट वो मेडिकल टेस्ट फेल कर जाते हैं। उनका दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन। बट उन लोगों को अगर समझाना हो, क्या है उनके पास अब करियर ऑप्शन? उनके पास करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आपको डाइविंग फील्ड में जाना है तो अगर आप डाइवर नहीं बन पाए तो आप डाइव टेक्नीशियन बन जाइए। That's true. आप हेलमेट्स के साथ खेल सकते हैं, इक्विपमेंट्स के साथ खेल सकते हैं। आप डाइव टेक्नीशियन नहीं बनना चाहते तो आप ROV डिपार्टमेंट में चल जाइए, आप इंस्पेक्शन कोऑर्डिनेटर बन जाइए। और भी काफ़ी सारी फील्ड होती है, लेकिन एज ए कमर्शियल डाइवर यू मस्ट बी फिट। That's true. एक भी नेग्लिजेंसी आपकी लाइफ आपको स्पॉइल कर सकती है। आपने आई टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें बोली, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया था कि मेरा ICL हुआ है या फॉर दैट मैटर लेजिक हुआ है,
अलाउ करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, 6 to 6 होनी चाहिए बस। 6x6 होनी चाहिए जी। एज ए इंस्पेक्शन ड्राइवर आपको एक रोमन 4.5 करके एक टेस्ट होता है, ओके। वो क्लियर करना पड़ता है, बस 2 चीज़ें। तो आई थिंक दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया जिसको करने के बाद आप मेडिकली फिट हो सकते हैं और आप कमर्शियल ड्राइविंग में आ सकते हैं। बिल्कुल। परफेक्ट। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार एक पर्टिकुलर अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। एक मुझे जितना पता है एक पायलट के लिए समथिंग 1 करोड़ 80 लाख रुपीस लगते हैं। अगर हम ड्राइविंग में आ रहे हैं तो अराउंड 20 लाख बेसिक में बेयर मिनिमम लग जाता है। जी। सबके अलग अलग क्राइटेरिया भी होते हैं मनी रिलेटेड। बात ये कि वर्थ इट भी है इतना पैसा लगाना? बिल्कुल। कैसे? अब वो तो करने वाले के ऊपर है, ओके। क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी गेन होता है। आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उसके बाद में ही आप ये 20 लाख तो एक छोटा अमाउंट है ये। Okay. इसके बाद में और भी सारे लेवल्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, एग्जाम्स करने होते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो 20 लाख मैं 60 डेज में भी रिकवर कर सकता हूँ। और 60 डेज जी 20 lakhs? जी। हाउ? वही है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों। और कई लोग होते हैं जिनको काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस पे ही बेस करती है। ठीक है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। Perfect. आई वॉज इन यूरोप, वी आर ऑन अ पाइप लेइंग प्रोजेक्ट। तो हमारे जो मेन जनरेटर्स थे वो हम लोग ऑफशोर आ गए। उसके बाद में हमें पता चला कि हमारा जनरेटर ख़राब हो गया। ख़राब नहीं हुआ, वो उसको कोई सिस्टम था, कोई फंक्शन हमें नहीं मालूम था। तो 3 दिन तक हम लोग वैसे ही परेशान होते रहे उन जनरेटर्स के ऊपर। उसके बाद में जो हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने टेक्नीशियन को बुलाया बाय चॉपर। ओके। जी। वो टेक्नीशियन आया, बाय चॉपर आया वो, और उसने सिर्फ एक बटन ऑन किया। ओके। उसने सिर्फ बटन ऑन किया और जनरेटर्स चालू। अब इस चीज़ को देख के सब लोग बोले कि यार ये क्या हो गया। That's true, yes. तो फिर इतना सा काम करने के उसने $5,000 ले लिए। Oh my God. सिर्फ एक बटन ऑन करने का। वो चाहता तो फोन पे ही बता सकता था, लेकिन उसने नहीं बताया। क्यों बताएगा? तो वही चीज़ है, अगर आप एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें धीरे धीरे आगे जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई वो नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पर्टिकुलर एक अमाउंट इन्वेस्ट करी है तो वो आप रिकवर नहीं कर सकते। लोगों ने 2-2 महीने के अंदर, इंक्लूडिंग यू, जी, वो रिकवर भी किए हैं। कईयों तो मेरे ख्याल से 20 दिन की सैलरी 20 दिन में भी रिकवर कर लेते हैं। टाइम और एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑल अबाउट वही घूम फिर के हम आ जाते हैं माइंडसेट पे। ठीक है मिस्टर मनी, हर इंसान की सक्सेस के पैरामीटर्स बहुत अलग अलग होते हैं और कभी कभी हम इंसान खुद को एक रेशियो में बांध देते हैं, है ना। एक नंबर्स डिसाइड कर लेते हैं कि आउट ऑफ 10 हम अपने आप को कितने नंबर पे रखते हैं। आपने भी ऐसे कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज द पैरामीटर? अभी 6 out of 10। 6 out of 10 जी। क्या है ये 6 out of 10 में? अगर थोड़ा डिटेल में आप बताएं तो क्या रहता है? 4 नंबर कहाँ मिस हो गए? अभी और ऊपर जाना है, अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये सारा। अभी एकदम से ऊपर तो नहीं चढ़ सकते। That's true, yes. तो वही है, स्टेप बाय स्टेप। अभी 6 पे पहुंचे हैं, 8 पे भी जाएंगे, 10 पे भी जाएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, एकदम से भी नहीं चढ़ सकते। That's true, exactly. बट ये जो 0 से 6 का सफ़र था, इसमें क्या क्या लगा मेहनत करके कि तभी आप 6 पे पहुंचे हो? वर्थ इट है। वर्थ इट है। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी आने वाला कोई भी बंदा करेगा तो उसको ये वर्थ इट ही लगेगा। क्योंकि अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो करना ही नहीं चाहता तो फिर एक्सक्यूजेस तो हज़ारों हैं। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, काम मिलेगा आपको, आपका नाम बनेगा। ये बहुत बड़ी फील्ड नहीं है, लैविश फील्ड नहीं है कि आपको मतलब कॉर्पोरेट की जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं इसमें और सबको नॉलेज है इसके बारे में, सबको मालूम है। ये बहुत ही छोटी फील्ड है। तो अगर आप इसमें बेसिकली आप खुद आते हैं तो आप आएंगे तो आपका नाम पूरे वर्ल्ड में आप घूम जाएगा स्लोली कि हाँ भाई ये फलाना बंदा है, ये भी इंडिया से है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से है। तो इसमें इतने ज़्यादा पीपल नहीं। अगर अपन टोटल काउंट अगर मैं आपको करवाऊँ तो ऑल अराउंड वर्ल्ड के अंदर मुश्किल से शायद 1 लाख डाइवर्स होंगे। एंड आई थिंक आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा रहेंगी इस फील्ड में। आउट ऑफ दिस 1 लाख पॉपुलेशन, आप जो बता रहे हैं कि 1 लाख लोग हैं इसमें, इंडिया के कितने होंगे? अराउंड 1%, 5%, 10%? अगर अपन देखे जाएं इंडिया के अंदर अभी बहुत अच्छी ग्रोथ है इस फील्ड के अंदर। लाइक अगर अपन देखते हैं तो 25% अपने इंडियंस हैं इसके अंदर। जी, पूरी दुनिया और 50% अपने यूके ब्रिटिशर्स हैं। बाकी 25 बचे हैं उसमें हर कंट्रीज के लोग हैं। मिस्टर मनी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिसकी लंबी हाइट होगी,
जिसकी बॉडी अच्छी होगी वही जा पाएगा? इज इट ट्रू? इट्स नॉट द साइज ऑफ अ डाइवर, ओके, इट्स अबाउट द फाइट ऑफ अ डाइवर, इनसाइड फाइट ऑफ अ डाइवर। दैट्स ट्रू। उसके अंदर जो आग है वही है जो सारी चीज़ है। साइज से कोई मैटर नहीं करता। साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्राइटेरिया है ही नहीं साइज को लेके। इसमें जो क्राइटेरिया है वो आपका माइंडसेट और आपकी परफॉर्मेंस का है। कई ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं जा सकता लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो चले जाते हैं, फिट हो जाते हैं वो क्योंकि वहाँ पे। लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं परफॉर्म कर जाता हूँ वो नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, ये टास्क होता है। उस टास्क के हिसाब से ही सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सुपीरियर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये टास्क के लिए कौन फिट है, उस हिसाब से हम हमारा टास्क करते हैं। मिस्टर मनी, कई बार ना इंसान वहाँ पे होके भी वहाँ का नहीं होता। अगर मैं स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट कल्चर की बात करूँ तो वो लोग है ही नहीं, जोन्ड आउट हो चुके हैं। उन्हें पता है कि इट्स जस्ट अ सेक्रीफाइस। आपके दिमाग में क्या कभी ऐसे आया काम करते करते कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, घर जाता हूँ? मुझे तो बहुत मज़ा आता है और सच बता रहा हूँ, मेरे साथ में जो कलीग्स हैं उनको भी मज़ा आता है। कभी हमारे बीच में ऐसा कोई नेगेटिव माहौल बना ही नहीं। कभी हमने ऐसी कोई बात करी नहीं कि हम यहाँ क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। हमेशा यही बात चलती है कि अब आगे और कैसे बढ़ा जाए। दैट्स ट्रू। व्हाट्स द नेक्स्ट लेवल। मेरे साथ जो कलीग्स हैं वो सिर्फ यही डिस्कस करते हैं मेरे से कि अब व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, और यू वांट टू बिकम नाउ, यू वांट टू गो फॉर आरओवी, यू वांट टू गो फॉर इंस्पेक्शन, सीनियर लेवल इंस्पेक्शन डाइवर, व्हाट डू यू वांट टू डू सुपरवाइजर। लाइक मेरा यही रहता है कि स्लोली स्लोली, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, स्लोली एंड स्टडी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी मतलब हम लोग हमारे मोस्टली टाइम्स में क्या करते हैं, आपने पूछा था मुझसे लास्ट टाइम कि आप लोग क्या करते हो, मैंने आपको बताया हम लोग हमारे इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस करते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए प्लान करते हैं, सब कुछ रेडी करते हैं जो भी। उसके अलावा हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। जो साथ वाले जो कलीग्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें बताते हैं कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारी बुक्स होती हैं ये प्रॉपरली ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई है। इनके जो स्लैंग्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो समझने में बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें नाम पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, तो वो चीज़ें वो हमारी हेल्प करते हैं। ग्रुप स्टडी करते हैं, साथ में समझते हैं और फन भी करते हैं सारी चीज़ें। मिस्टर मनी, लाइफ में ना जब आप ये काम कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे कि जब लगा होगा कि ओ माय गॉड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। वो जो शार्क वाला आपने बताया, वो एग्जैक्टली अगर हम उस जोन में जाना चाहें कि यार एग्जैक्टली उस टाइम पे हुआ क्या था, लेट्स जस्ट डीप डाइव। शार्क तो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब वो उसी की जगह है, उसके घर में हम लोग जा रहे हैं। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि वो उसका घर है, हमारा तो घर जमीन पे है ना, तो हम तो वहाँ उसके घर में जाके हम काम कर रहे हैं जबरदस्ती, तो वो तो वहाँ आएगी। वो एक्सेप्ट करती है आप लोगों को? जी, हम डिस्टर्ब करते नहीं, वो हमें डिस्टर्ब करती नहीं। हाँ, लेकिन देख लेती है, अगर खेलने का मन होता है तो कोई भी मछली आके खेल लेती है। फिर एक मछली होती है बैराकूडा, ओके, वो हमेशा ग्रुप्स में रहती है। मतलब हमारे बहुत सारे इसके अंदर सेफ्टी के प्रिकॉशंस होते हैं। जो हम लोग सूट पहनते हैं वो अराउंड 5 to 10 mm मोटा होता है। ओके, तो जल्दी से अगर किसी ने हमको बाइट भी किया तो हमें उसका पता नहीं चलेगा। तो जो बैराकूडा फिश होती है वो आके आपको हिट करती है, क्योंकि हमारे हेड्स पे लाइट्स वगैरह होती है, तो कहीं कोई ऐसी चमकीली चीज़ पे अगर वो लाइट पड़ती है तो उसको वहाँ जाके उसका ऐसा लगता है कुछ खाने पीने की चीज़ है, तो वो जाके सीधा हिट करती है। माय गॉड। तो वो एकदम से अगर जब आपको हिट हो अंधेरी रात में तो आपको थोड़ा सा तो ऐसे फील होता है कुछ तो आया। और जब मैं स्टार्टिंग में इस फील्ड में आया था तो उस टाइम पे हम लोग फुजैरा में थे। ओके, सो मेरा दोस्त है एक, तो उसने मुझे दिखाया, हमारे बार्ज के चारों तरफ 3 टाइगर शार्क घूम रही थी। तो मेरी डाइव से पहले ही वो कमीना मेरे को लेके जाता है, हाँ, और मुझे दिखाता है कि देख शार्क। एक बड़ी मदर शार्क थी, उसके 2 बेबी थे, वो ऐसे हमारे बार्ज के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। ओह माय गॉड, ओके। अब उसने बता दिया मेरे को, दिखा दिया। अब थोड़ा सा तो ऐसे फील होता है, लेकिन फिर जब आ ही गए इस फील्ड में तो फिर डरना कैसा, और पता है कि कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे सेफ्टी का पूरा सिस्टम रहता है हमारे पास में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जब मैं डाइविंग पे गया, डाइविंग पे जाने के बाद में जब मैं नीचे इंस्पेक्शन कर रहा था तो पीछे से आके मेरे को टक्कर लगी ऐसे। हाँ, सच में मैं तो देखा भाई अब तो गए नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा अब। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बैराकूडा थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं। फिर मैं वापस आ गया ऊपर, इतना ही टाइम मिलता है हमें। और अब तो ऐसा हो गया कि अब ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है जिससे मतलब अंडर वाटर डर सा लगे, क्योंकि आपने नाम सुना हो, एक स्टिंगरे करके एक फिश होती है। ओके, वो उड़ती है पानी में। ओह माय गॉड, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड। उसके स्टिंग्स होते हैं, बहुत टॉक्सिक होती है वो भी। उसके अलावा स्टोन फिश हो गई, और ये बैराकूडा हो गई, शार्क्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, ये तो सब नॉर्मल है। एक ईल मछली होती है, नाम सुना आपने? तो जब मैं
अफ्रीका में था तो उस टाइम पे हम अराउंड मैं रात को 3 बजे डाइविंग कर रहा था अंधेरे में बिल्कुल। पाइपलाइन इंस्पेक्शन था, मैं पाइपलाइन का इंस्पेक्शन कर रहा था। तो वो जो ईल थी वो जेब्रा वाली, मतलब जेब्रा वाला कलर था उसके ऊपर, जो जेब्रा को होता है ना, ब्लैक वाइट, वैसी ईल थी और अराउंड 3 मीटर लंबी थी वो। ओह माय गॉड, ओके। वो पाइपलाइन के ऐसे साइड में ऐसे ले करके ऐसे लेटी हुई थी। अब मैं इंस्पेक्शन करते हुए जा रहा हूँ, मैंने कहा ये जेब्रा यहाँ कैसे आ गया। मैंने उसको देखा, सुपरवाइजर को दिखाया, फिर देखा, उसने बोले ईल है। उन्होंने बोला, मुझे इन्फॉर्म किया कि इसको टच मत करना। ठीक है, मैं उसके साइड में से निकल गया। तो हमारी सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें इन सब चीज़ों को टच नहीं करना होता है। कौन कितना टॉक्सिक है हमें नहीं पता। मेरा दोस्त था एक, उसने गलती से एक स्टोन फिश को टच कर लिया था। वो तो उसने अपन जो नॉर्मल लैंग्वेज में टीटी बोलते हैं, टीटी का इंजेक्शन वो हमें लगवाना ही पड़ता है हमेशा, क्योंकि हम लोग मतलब लोहे के साथ में हमारा काम रहता है मोस्टली, आयरन के साथ में, तो इस वजह से हम लोग वो लगवा के रखते हैं। तो उसने गलती से स्टोन फिश को टच कर लिया। तो स्टोन फिश के ऊपर इतने वो रहता है ना, जहर होता है, उसका हाथ पूरा ऐसे सूज गया था, इतना बड़ा हो गया था उसका हाथ। लेकिन हो गया था ठीक, टाइमली उसको ट्रीटमेंट मिल गया, ठीक हो गया। यार बट बहुत प्राउड फील तो आता होगा यार, नेचर के इतने करीब हैं हम। कहाँ दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में इतना कनेक्टेड फील ही नहीं कर पाते हैं। तो आप जैसे जब अंडर वाटर जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार ये सब अपने लोग हैं। जब बाकी सरफेस पे आते हैं तो लगता है कि यार ये कहाँ आ गया। एक्चुअली में जब हम लोग कंटिन्यूसली एक ही जगह पे डाइव करते हैं ना, हाँ जी, तो वहां पे जो क्रिएचर्स रहते हैं, इनका क्रिएचर्स कैसा होता है, घूमते नहीं है। जैसे कोई बस गया, जैसे अपन नहीं कहीं बस गए तो अपना एरिया हो गया, तो वो लोग उनके एरिया में रहने लग जाते हैं, उसी सराउंडिंग। तो हम जैसे अभी हम लास्ट टाइम एक न्यू मतलब NFL का काम कर रहे थे, फाइबर लिंक केबल हम लोग डिप्लॉय कर रहे थे। तो उसके अंदर एक जगह एक स्पॉट था, तो उस स्पॉट के ऊपर काफी अच्छी अच्छी कोरल्स थी, काफी सारी फिशेस थी। तो हमें उस कोरल को डिस्टर्ब किए बिना हमें वहां से ले करना था। तो जब हम लोग वहां से लेइंग करवा रहे थे, उस टाइम पे जब मैंने वहाँ फिशेस देखी थी, 2-3 दिन तक मेरी कंटिन्यू वहीं डाइव रही। तो फिशेस से इतना अच्छा हो गया था, वो आती मुझे देखती चली जाती फिर वापस। फिर आखिरी के वाले दिन तो वो मेरे पास में आ जाती है, मतलब मैं इधर हूँ तो वो वहाँ पे आराम से देख रही है मेरे को, उसको पता चल गया कोई हार्म नहीं करने वाला, तो फिर फ्रैंक हो जाती है। शुरू में कोई भी जानवर को आप रखोगे तो डर तो लगता ही है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे उनसे एक कम्युनिकेशन बन जाता है और उन्हें समझ में आता है कि मैं इस इंसान के साथ सेफ हूँ। मतलब जितना डीप आप जाते हैं उतनी बड़ी फिशेस आपको मिलती है। मिस्टर मनी, हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे एक पेंगुइन वायरल हुआ। जी। वो जा रहा है अकेले, है ना, अपनी दुनिया शायद उसने देख ली है, उसे पता लग गया कि इस दुनिया में अब मेरा कुछ रहा नहीं, मैं अकेला चला जाता। परेशान हो गया 9 to 5 जॉब करके। सवाल ये था कि हमें शायद ऐसा लगता है कि आप भी उस पेंगुइन की तरह तो नहीं हो गए हैं कि आपने अलग दुनिया देख ली है, अलग तरीके की लाइफ देख ली है। वो पेंगुइन मुझे ढूंढ रहा है एक्चुअली में। हाल फिलहाल में एक और मंकी भी वायरल हुआ, आपने देखी है वो वीडियो? पंच नाम है उसका, एंड वो एक टेडी के साथ रह रहा है, उसकी मम्मी ने उसको डिसऑन कर दिया और वो अब बस बेचारा टेडी के साथ रहता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी स्टोरीज ना बहुत रिलेटेबल हो गई हैं आज। मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं तू स्टार्ट कर, तू तेरी रील्स वगैरह बनाया कर, ये बनाया कर, तू क्यों नहीं बनाता। अब मैं इतना टाइम देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मेरे करियर में फोकस्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसके अंदर और मैं इसी में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मैं कोई और सेकेंडरी ऑप्शन ढूंढूं और मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, वो फिर मेरे माइंडसेट को प्रॉब्लम करता है वो चीज़। अपन एक साथ 2 चीज़ नहीं कर सकते। अभी वही चीज़ मुझे करनी हो तो फिर मुझे एक गोप्रो यहाँ बांध के रखना पड़ेगा चेस्ट पे, हर चीज़ मैं दिखाऊं, फिर लोग देखेंगे तो लोगों को पता भी चलेगा। लेकिन वो मेरे नहीं करना है ना। मेरा फ्रेंड है एक स्पेन से है वो, उसने ट्राई किया था, वो एज ए सैचुरेशन डाइवर है, मतलब मेरे से लेवल ऊपर है उसका। ठीक है। वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर भी है और उसको बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं वो अलाउ करते हैं कि आप वीडियो बनाओ। बाकी हमारे यहाँ फील्ड्स में वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इस वजह से उसको अलाउड है कि वो कैमरा लेके जा सकता है और वीडियो बना सकता है। वो भी इसी वजह से अभी उसने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, अराउंड 50K के आसपास, लेकिन फिर उसने स्टॉप कर दिया कि नहीं यार, काम और इसके बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो कमर्शियल डाइविंग को लेके थोड़ी सी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो मुझे लगता है कि लोगों के पास है। इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अगर आप, चलो मैं फिशरीज डिपार्टमेंट आपको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करना पड़े ताकि आप अंडर सी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें या कुछ सजेशंस बताना चाहें, तो व्हाट आर द सजेशंस यू वांट इन दिस? सबसे पहले तो अपने इंडिया के अंदर कोई हेल्थ एंड सेफ्टी के डाइविंग से रिलेटेड कुछ ऐसे कुछ रूल्स नहीं है, प्रोटोकॉल्स नहीं है जो बाहर कंट्रीज में जो फॉलो होता है वो अपने यहाँ नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो डाइवर्स होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया ही काम करना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ अच्छा पे मिलता है, लेकिन
जो बाहर जो फैसिलिटीज़ मिलती है, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से काफ़ी बेहतर है। परफेक्ट। हमारी गवर्नमेंट में अभी तक इतने अच्छे वो रूल्स नहीं आए हैं जो हमें पहचान सके, क्योंकि हमारी इतनी वो ही नहीं है ना, पॉपुलेशन नहीं है, काफ़ी कम लोग हैं। अब आप देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतने लोग नहीं हैं जो इस चीज़ को जानते भी हैं। जो जानते हैं, जिनको पता है, वो सिर्फ वही है जिनके फैमिली वालों ने बताया है, या फ्रेंड्स ने बताया, कलीग्स ने बताया। कोई ऐसे रैंडम उठ के तो आके नहीं बन जाता है कि चलो बन जाता है, नहीं। मैं मेरे एरिया में तो मैं ही हूँ, मेरे फ्रेंड्स में भी मैं ही हूँ, लेकिन अब मैंने अवेयर होने के बाद मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर किया है, कोर्स करवाए हैं उनको, और काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। जी। एक सवाल और था कि फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने अभी ग्रेजुएशन शुरू करी है ना, ही इज 23, 24, क्या अभी भी ऑप्शन है उसके पास? बिल्कुल। मैं 12th पास करने के बाद, मैंने बताया ना आपको, मैं ग्रेजुएशन मतलब लॉ कर ही रहा था ना, मैंने ड्रॉप कर दिया आफ्टर 12th ही है मेरे 12th के बाद में कोई भी मेरी स्टडीज़ नहीं है। ओके जी। जो एक्सपर्टीज़ है मेरी, वो मेरी फील्ड में ही है। स्टडीज़ में 12th के बाद मैंने कुछ नहीं किया। जी। तो आई थिंक एज क्राइटेरिया वाला मैटर, आई थिंक अभी तो क्लैरिटी से लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। जितना जल्दी करोगे उतना फायदा है। किसी भी चीज़ में आपको टाइम तो लगेगा ही। आप दुकान भी खोलोगे तो जमने में आपको 4 साल 5 साल लगते हैं। एग्री। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने अच्छे से किया तो आपको, मैं बोलता हूँ, मुश्किल से 1 साल अच्छे से सेटअप होने के लिए, फिर तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। दैट्स ट्रू। एंड डाइव प्रो करियर भी यही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है कि हम कोशिश करते हैं इस तरीके से कॉन्वर्सेशन रखें ताकि लोगों को भी समझ में आए और समझ में आए कि कमर्शियल डाइवर की लाइफ क्या होती है। जी। मिस्टर मनी, आपने ये तो बता दिया कि हम थोड़ा सा जिम कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा और डीप में जानना है, क्योंकि हमारा डीप डाइव का काम है करने का, तो मुझे ऐसा जानना है और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। क्या करते हो फ्री टाइम में? फ्री टाइम में हम लोग जैसे जो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। सुपरवाइजर्स के साथ में क्या हमें टूल्स यूज करने हैं, उनको हम प्रिपेयर कर लेते हैं पहले से ही। हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी सर्विस वगैरह कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अभी हमें क्या यूज़ करना है क्या नहीं, उस हिसाब से हमें इक्विपमेंट्स रेडी करने होते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग जो खेलते हैं वो रस्सियों के साथ खेलते हैं। ओके। रोप्स। ओके। तो हमें नॉट्स वगैरह काफ़ी सारी अलग अलग नॉट्स सीखनी पड़ती हैं और मज़ा भी आता है बनाने में। तो मतलब एक नॉट से आप कुछ भी बना सकते हो। हमने काफ़ी सारी नॉट्स सीखनी पड़ती हैं इस फील्ड के अंदर, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। उसके अलावा हम लोग लूडो खेल लेते हैं कभी कभी, कभी बातें कर लेते हैं, और कभी फिरकी ले लेते हैं एक दूसरे की। बढ़िया चलता रहता है, क्योंकि सब लैंग्वेज एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, वर्ड्स वगैरह की। exactly. ये है खाने पीने की बातें करते रहते हैं। हमारे यहाँ ये होता है। और मोस्टली जब भी मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ तो मैं मेरे घर से लड्डू बनवा के लेके जाता हूँ। okay, perfect. तो मेरी मम्मी के हाथ के लड्डू मेरे सारे फ्रेंड्स को पसंद है, इवन सुपरवाइजर्स को, सुपरिटेंडेंट को, सब खुश होके खाते हैं, मज़ा आता है उनको। मतलब ऐसे नहीं 1-2 लड्डू नहीं, मैं मतलब जैसे मैं 60 डेज के लिए जा रहा हूँ तो अराउंड 90 लड्डू मैं लेके जाता हूँ मेरे साथ में, कि 30 मुझे बांटने हैं और 60 मेरे पर्सनल हैं। तो द टिपिकल राजस्थानी लड्डू, हाँ, सबको फेवरेट लगते होंगे यार, कि मम्मी के हाथ के बने हुए लड्डू लेके आया लड़का। तो सब लोग स्वीट्स लेके आते हैं अपने अपने स्टेट्स की, अपनी अपनी कंट्रीज की। कोई चॉकलेट्स लाता है, कोई स्वीट्स लाता है, कोई क्या लाता है। अब मैं तो बचपन से लड्डू ही खा रहा हूँ, तो मैं अपनी मम्मी के हाथ के लड्डू ले जाता हूँ। वेरी गुड। मूवीज वगैरह भी आप देखते होंगे फ्री टाइम में? कुछ फन कर लिया, कुछ न्यूज़ देख ली, क्या क्या करते हैं मतलब, और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? मतलब एज सच मैं देखता नहीं, झूठ भी इट्स वेरी गुड। न्यूज़ नहीं देखो तो अच्छा। मैं नहीं देखता, क्योंकि न्यूज़ में बताते हैं उल्टा सीधा, मेरे डैडी देखते हैं। अभी बीच में ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे मैं उनके बीच में था, क्योंकि हमारे वेसल के ऊपर एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ था। तो हमें वहाँ रहना ही रहना है, चाहे हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे वेसल को वहाँ होना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे डैडी न्यूज़ देखते हैं डेली। तो मुझे फ़ोन करते हैं सुबह सुबह 4 बजे, बेटा तू ठीक तो है ना? मैंने क्या हो पापा? बोले मिसाइल चलने वाली है तो आ जा वापस। मैंने बोला पापा कुछ नहीं होने वाला, आप बेफिक्र रहो। बोले नहीं मैंने न्यूज़ देखी है अभी। मैंने कहा नहीं होगा कुछ भी, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा जल्दी। बोला ठीक है। बोले ध्यान रख अपना। मैंने कहा हाँ ठीक। बट थोड़ा तो डर रहता है यार, है ना? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि कुछ तो डर है। मे बी शायद हमारे इस फील्ड में आने के बाद में ये जो डर नाम का शब्द है ना, ये आपके अंदर से निकल जाता है। बिल्कुल निकल जाता है। परफेक्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाईपास कर दो, सेफ्टी के साथ सारी चीज़। अगर इन सेफ्टी आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर ही वो चीज़ है जो आपको पैनिक करती है। अगर आप सेफ्टी के साथ कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर मनी, आई डोंट नो आपको पानी से लेके फोबिया था या नहीं था इनिशियली? थैलासोफोबिया, एग्जैक्टली। तो बट बहुत सारे लोगों को
बहुत फोबिया है इस चीज का, है ना, बहुत डर लग जाता है। या नए नए नाम निकाल दिए, किसी को हवा में डर लगता है, किसी को पानी में, किसी को कन्फाइंड स्पेस में, किसी को कहाँ, किसी को अकेले में डर लगता है, किसी को लोगों के साथ डर लगता है। दिमाग का खेल है सारा। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे दोस्त को गाड़ी चलाने से डर लगता है एक को, तो उसको भी कुछ फोबिया है। तो ये सब दिमाग के बनाए हुए खेल हैं। आपको डर लगता है, आप एक बार अपने डर से लड़के तो देखो, जब मजा आएगा आपको। क्योंकि ये सारी चीजें मतलब हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि कोई कर भी सकते हो यार। एक बार दिमाग से और दिल से करके तो देखो, मजा आता है। That's true. अभी मेरा जो नेक्स्ट है, मेरे को स्काई डाइविंग करनी है। अब उसके लिए मैं प्लान बना रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मतलब काफी सारे काम हो जाते हैं। अभी एक महीने में क्या क्या करे आदमी। That's true. घर आते ही घर वाले काम की लिस्ट देते हैं इतनी लंबी, अब ये करो ये करो ये करो ये करो, तो वो कंप्लीट करते करते छुट्टियां कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये प्रेशर भी रहता है, बट ठीक है, कुछ फैमिली टाइम है तो आई थिंक उसको भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। पहले मतलब ऐसा करता था कि जैसे एक महीना मुझे फैमिली को देना है, ओके, तो नेक्स्ट छुट्टियों में मेरे को सारा फ्रेंड्स को देना है। लेकिन अभी मतलब मैंने सब मैसअप कर दिया। मैं फैमिली फ्रेंड्स, जैसे मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, तो उन्हें मुझसे मिलना होता है तो वो घर ही आ जाते हैं। तो हम लोग साथ में घूम लेते हैं। जयपुर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने की, तो चले जाते हैं इधर उधर, घूम आते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था मैं, कि फ्रेंड्स आ गए, चलो बाहर जा रहे हैं, यहाँ नहीं, जयपुर में नहीं, कभी किधर चले गए, कभी किधर चले गए घूमने। बट नाराज़गी रहती होगी यार, दोस्तों की तो बहुत नाराज़गी रहती होगी। नहीं, अब दोस्त समझ गए हैं मेरे सारी चीज़ की। अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, ओके, तो और मैं मेरे काम की वजह से नहीं जा पाया वहाँ पे, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुआ, अभी भी यहीं बैठा है, देखो आपके सामने। बट स्टिल अगर मैं होता तो शायद गाली दे देता। गाली तो मिलती है यार, गाली तो मिलेगी भी यार, है ना, घोड़ी पे बैठ के रो रहा था मेरे साथ वीडियो कॉल पे। और बताओ आप, इससे ज़्यादा तो फोटो पड़ी है मेरे पास। अभी हम मिस्टर मनी की कुछ फनी वीडियोस देखते हैं, एंड उसके बाद हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को पता भी चल जाए कि एडवेंचर लाइफ से ज़्यादा फनी लाइफ भी है। आपने वीडियो देख ली होंगी एंड ही इज लुकिंग फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। मजा आ रहा है वीडियो को देख के, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं स्क्रॉल करता रहूं। पर बात ये कि आज हाल फिलहाल में अगर हम 2026 में बैठे हैं तो देश में क्लाइमेट चेंज है। पूरी दुनिया की बात करूं तो अंडर सी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आने लगे हैं। हम माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं, नैनो प्लास्टिक की बात करते हैं, या हम मरीन लाइफ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। एज ए डाइवर
आपने क्या क्या चीज़ें हाल फिलहाल में फेस की हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी देखी हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि ये चीज़ तो मैंने सोचा भी नहीं था? सबसे ज़्यादा तो पॉल्यूशन जो अभी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन। ये जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह होते हैं, गलती से किसी का कुछ उड़ जाता है, कोई हवा चलती है तेज़, तो कोई भी कचरा निकल के समुद्र में आ जाता है। Exactly. आप अपने मुंबई का अगर आप जाके देखेंगे हार्बर, तो वहाँ पे इतना कचरा भरा पड़ा है। That's true. और वो सारा कचरा कहीं नहीं जाता, समुद्र अपने पास नहीं रखता, वो शोर पे ट्रांसफर कर देता है। जिन्होंने दिया उन्हीं को वापस आ जाता है वो। और ये कहीं ना कहीं जाके अपने ही जो सराउंडिंग्स हैं उनको इफेक्ट कर रहा है। ये स्पेसिफिकली इंडियन ओशन के आसपास की बात बता रहे हैं या पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं? सारी चीज़ें। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अभी लोग बढ़ रहे हैं और जो यूसेज है चीज़ों का वो बढ़ रहा है, तो ये प्लास्टिक तो यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन वही है, अवेयरनेस रखो, रिसाइकिल करो उसको, ऐसे फेंको मत हर चीज़, गंदगी मत मचाओ। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखना पड़ता है वो हाउस कीपिंग का होता है, कि हम कोई भी चीज़ फैलाएं ना, क्योंकि जो हमारा डेक होता है वेसल का वो ओपन रहता है। तो उस पे हवा चलती रहती है। अगर हम जैसे बिस्किट का रैपर भी हम लोग खा के और गलती से कहीं छोड़ दिया तो उड़ के समुद्र में चला जाएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और ये चीज़ का आप ध्यान देते हैं? बिल्कुल, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। एज अ डाइवर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने अभी एक पर्टिकुलर अमाउंट बताई थी, तब मेरे दिमाग में वो डॉलर की जगह शायद इंडियन रुपये आ गया, लेकिन $1400। हाँ जी। इन अ डे? हाँ जी। इट इज समवेयर 1.2 लाख टू 1.5 लाख इन अ डे। बिल्कुल। इंसान एज अ डाइवर, एज अ कमर्शियल डाइवर, एक दिन में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकता है। बिल्कुल। हाउ इज इट पॉसिबल? पोटेंशियल और माइंडसेट। कंपनीज पे करती हैं। आप नॉर्मल गूगल कर लीजिए, जो मतलब आप अगर गूगल करके देखेंगे तो एक कमर्शियल डाइवर की एनुअल सैलरी अराउंड $1,50,000 है। ओह माय गॉड। जी, ईयरली एनुअल इनकम। ये तो मतलब मिनिमम वेजेस के थ्रू ही गूगल पे लेता है। इससे ज़्यादा भी क्लाइमेट कंडीशंस हो गए, जोग्राफिकल कंडीशंस हो गए, भी आप कहीं वारफेयर वाले एरिया में जाते हो या फिर कोई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मतलब सही सेफ नहीं है, तो वहाँ और भी ज़्यादा पे मिलता है। बहुत सारे पेरेंट्स और जो भी इंसान इसमें शुरुआत करना चाहता है, उन सभी का सवाल ये है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए भी है? ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं उस इंसान के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर भी हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज क्राइटेरिया भी हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकता है, क्या पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया बनता है एक डाइवर बनने के लिए? क्राइटेरिया जैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप में एबिलिटी होनी चाहिए फिजिकल वर्क करने की। क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि आपको पानी में जाना है और घूम फिर के आ जाना है। कई बार आपको हथौड़े भी बजाने पड़ जाते हैं। कई बार आपको हाइड्रोलिक्स के साथ भी खेलना पड़ जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी पाइपलाइंस होती हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, शिप्स के हल्स होते हैं। आपको एक तरीके से सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना पड़ता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप कर सकते हो तो आप आओ और आप करो। आपके घर वालों को अगर आपको अच्छी लाइफ देनी है, ठीक है, तो आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हो। बहुत अच्छी फील्ड है, कोई कमी नहीं है फील्ड के अंदर। कमी होगी तो वो इंसान में होगी। That's true. बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं यार, कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन इतनी बसर लेगा, आपने तो दुकान खोल लो, इतना पैसा लगा के वहीं चल जाएगा। सही है काम। आजकल तो इंडिया में कैफे कल्चर बहुत हो गया है, कैफे खोल लेते हैं, जिम खोल लेते हैं, अच्छा खासा पैसा आ जाता है। लेट देम डू दिस। सब माइंडसेट के ऊपर है, आपको कितना कमाना है, क्या कमाना है, कैसे कमाना है। अभी हर किसी को मेहनत करना पसंद नहीं होता, हर किसी को एक्टिव लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। सुबह उठना, जॉब करना, फिर सोना, वही सेम रूटीन 60 डेज तक फॉलो करना। मतलब कई कंपनीज में तो 90 डेज का होता है, लेकिन अभी जहाँ मोस्टली वो 60 और 30 डेज का ऑन ऑफ है। हाँ। ठीक है, यानी 60 डेज आपको काम करना है और 30 डेज आपको। ये ऑफशोर का बता रहा हूँ मैं आपको। ऑफशोर का इसमें ऑनशोर भी होता है। ऑनशोर का प्लीज बताइए। ऑनशोर में जैसे आपको स्ट्रेट 2 साल का वीज़ा है आपके पास में, कंपनीज बाकी 3 मंथ्स का रहता है कि 3 मंथ्स में आपको 1 महीना घर भेज देते हैं। लेकिन ऑनशोर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफशोर में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि आप इतने टाइम तक शिप पे रहते हैं, तो आपके दिमाग में भी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और बोरियत सी लगने लगती है इस वजह से। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये क्राइटेरिया ह्यूमन वेलफेयर के हिसाब से कंपनी से बना रखा है कि आपको 60 डेज के बाद में आपके घर भेज दिया जाएगा। Exactly. ताकि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप बिल्कुल फिट रहो, घर जाके आप अपने परिवार के साथ रहो और आप वापस आने के लिए फुली रेडी रहो। इसलिए ठीक है मिस्टर मनी, हर इंसान की लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि उसको कल्चर ऑफ एक्सेलेंस मिला होता है, यानी कि आपकी केस में आपके रिलेटिव ने आपके आके हेल्प कर दी, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई। बट ऑनेस्टली मुझे भी 1 हफ्ते पहले तक इस
करियर के बारे में शायद पता ही नहीं था. आई एम लिविंग इन 2026, आई एम अवेयर सिटीजन ऑफ दिस ब्यूटीफुल नेशन, बट इवन आफ्टर दैट मुझे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है. थैंकफुली डाइव प्रो करियर्स ने इतनी नॉलेज दी है कि आपको समझ में आ जाए ये चीज़ क्या है, लेकिन हर चीज़ को एक्सप्लेन करना, एंड टू एंड हम सारी चीज़ें तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं. तो सवाल ये मलाल था कि काश मुझे डाइव प्रो करियर जैसी अपॉर्चुनिटीज़ पहले मिल जाती तो. काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब हर किसी को इस करियर के बारे में पता नहीं है. ये पहले से चलता आ रहा है काफ़ी, मतलब जो इंडियन नेवीज में, जो अपने इंडियन नेवी में जो सर्व करते थे, एग्जैक्टली वहाँ पे भी मार्कोस डाइवर्स होते हैं जो बैटल फील्ड में जाते हैं, अंडर वाटर जाके शिप्स के नीचे बम्स वगैरह लगाते हैं. और मतलब तो उन लोगों को जब पता चला कमर्शियल फील्ड के बारे में, ये सारा जो बनाया है ये यूएस नेवी ने बनाया टोटल चीज़, कमर्शियल डाइविंग सारी चीज़ें. तो अपने इंडियन नेवी के जो पीपल थे, उन्होंने जब इस चीज़ के बारे में पता चला उन्हें, तो वो जब इसमें आए नेवी से रिटायर होने के बाद में, तो उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया. लेकिन इतने लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो डिफेंस में होते हैं और स्पेसिफिकली नेवी में होते हैं. ठीक है. तो वो जब इस फील्ड में आए, उन्हें पता चला, उन्होंने आगे से आगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेस करी, देखा चीज़ों को. उसके बाद में उन्होंने अपने फैमिलीज़ को बताया, फ्रेंड्स को बताया, तो वो लोग आए इस फील्ड में, वो अच्छा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीज़ें पता चल रही है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपने इंडिया में तो इतना इसका चलन नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन अब काफ़ी सारी जगह, अपना तो एक ही साइड है ओशन, तो ओशन वाली साइड में ही इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अपन तो मोस्टली सारा सेंटर अपना, मतलब ज़मीन ही ज़मीन है चारों तरफ. लेकिन अब काफ़ी लोग अवेयर होने लगे हैं इस चीज़ के बारे में धीरे धीरे, थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड यू पीपल की इतनी अवेयरनेस आई है. एंड ऑफ कोर्स हम जब अकेडमीज़ बनाते हैं, डाइव प्रो करियर्स में जब हमने स्टार्टिंग की, तो हमें भी लगा था कि यार कैसे समझाएंगे इस पूरे देश को. लेकिन थैंकफुली हम लोगों के पास जब रजिस्ट्रेशन आते हैं, दूर दराज के लोग, गांव में लोग बैठे हुए हैं, और वो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं हमारे पास, तो हमें समझ में आता है. आज के लोगों को पता ही नहीं है, उनके अंदर फिजिकल कैपेसिटी है, उनके अंदर मेंटल कैपेसिटी है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. उनकी दिनचर्या वही बन गई है, वो लोग सुबह उठते हैं, अपने घर का काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, बढ़िया बॉडी बनाते हैं और सो जाते हैं. उन्हें ये पता ही नहीं कि अगर आप बाहर निकलोगे, इसी दिनचर्या को अगर आप यूटिलाइज करके किसी और चीज में जाओगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो. अपनी फैमिली को कहाँ से उठा के कहाँ पहुंचा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते. एग्जैक्टली. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन को ना रिस्क लेने में अब डर लगने लगा है. उन्हें शायद टाइम लगता है अडेप्ट करने में, कब लेंगे इस वक्त में टाइम. रिस्क लेने में डर नहीं लगता, विजन क्लियर नहीं है. रिस्क तो ले लेते हैं, पुलिस वाले दिख गए, गाड़ी घुमा ली मेन रोड के ऊपर, कुछ भी कर लिया और क्या, ड्रिंक एंड ड्राइव कर लिया, लेकिन रिस्क लेते हैं, लेकिन क्लियर विजन नहीं है. उन्हें रास्ता नहीं पता है कि हमें क्या करना है. मम्मी ने बोल दिया डॉक्टर बन जा, पापा ने बोल दिया इंजीनियर बन जाओ, दोस्त बोल रहे हैं अपन तो बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, स्टार्टअप करते हैं. तो इन सब चीज़ों में लोग फंस जाते हैं. ये जो है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है इस फील्ड में आने का. पर्सनल इम्पैक्ट आप ही का होगा इसके अंदर, जो भी आपको मेहनत करनी है, काम करना है, कोई दूसरा आपका काम नहीं करेगा. That's true. आपको खुद ही को इसके अंदर सारी चीज़ें करनी है, आप ही को आगे बढ़ना है, आप ही को एग्जाम्स क्लियर करना है, आप ही को पढ़ाई करनी है, आप ही को सोचना है कि हाँ भाई मैं यहाँ तक ठीक हूँ. मेरा तो ये है कि अगर मैं इस फील्ड में आऊँ तो मुझे इसके टॉप तक जाना है. अभी हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑडियंस ने पूछे हैं. एक सवाल अभिषेक नाम से आया है कि क्या मनी सर इसमें कोई रिटन एग्जाम भी होता है? जी. ओके, प्लीज कुड यू प्लीज जस्ट टेल दैट गाय. अभिषेक जी, रिटन एग्जाम होता है, लेकिन उसके अंदर ये है कि जो आप ट्रेनिंग में कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो हम लोग यूज करते हैं, उसी के एग्जाम्स इसमें आते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ यूपीएससी के एग्जाम देने हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. जो चीज आपको वहाँ पढ़ाई जाएगी, जो इक्विपमेंट्स आप यूज करेंगे, वही आपको लिखना है. और इतना तो आई थिंक बेयर मिनिमम लिख ही सकते हैं. बिल्कुल, है ना. एक सवाल अरविंद का आया है कि सर मेरी एज 28 है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से परेशान हूँ, मुझे इसमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप पहले मेडिकल कराइए. ओके. उसके बाद में क्या पता आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते. अब आप कॉर्पोरेट बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आपके मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं. मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है इसमें अंदर, क्योंकि आपका हर साल मेडिकल होता है, और डाइविंग मेडिकल, उसके अलावा OGU के काफ़ी सारे मेडिकल्स होते हैं और ईयरली होते हैं. ठीक है. उसी के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आप काम कर सकते हो. अभी मेरे साथ में कोर्स पे एक लड़का था, तो सब कुछ सही था उसका, लेकिन उसके शुगर लेवल्स खराब थे. ओह माय गॉड. ओके. तो उसको कोर्स से रिपोर्ट कर दिया, बिकॉज क्योंकि वो पहले मेडिकल करा के नहीं आया. एज सच इसी वजह से अभी मेरे को खुशी हुई कि जो आपका डाइव प्रो है, ये लोग पहले मेडिकल्स करवाते हैं, उसके बाद में फिजिकली फिट है कि नहीं देखते हैं, स्विमिंग क्लासेस करवाते हैं. तो यही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, क्योंकि जहाँ बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो लोग होते हैं,
वहाँ स्कूल्स के अंदर डिप्लोमा है तो वो लोग एंट्री क्राइटेरिया उनका यही है। दैट्स ट्रू। पहले मेडिकली फिट आप हैं तो ठीक है, आप स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं नहीं करते हैं, सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। आप मतलब पैनिक तो नहीं होते हैं, आपके कान कैसे हैं, इक्वलाइज तो नहीं हो रहे हैं, जो सारी चीज़ें हैं इसमें काफ़ी सारे मेडिकल्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मेडिकल शीट। डेफिनेटली वो सारी क्वेश्चनरी आपको करनी पड़ती है, फिर आपके टेस्ट होते हैं TMT वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डन। एक क्वेश्चन और आया था फरहान नाम से कि मैंने टैटू करवा रखा है, पियर्सिंग करवा रखी है, मुझे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे? टैटू कराओ, पियर्सिंग कराओ, बाल कटवाओ, मूछें कटवाओ, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कमर्शियल फील्ड है, ये नेवी नहीं है, आर्मी नहीं है, ओके। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऑफशोर के अंदर रूल्स होते हैं, ओके। आप मतलब बियर्ड में नहीं रह सकते। ये मतलब मैं घर आता हूँ तो ही मेरी बियर्ड होती है, नहीं तो मैं सिर्फ स्मॉल मुस्टैच रखता हूँ। दैट वी हैव सीन इन द वीडियोस एज वेल। यस, परफेक्ट। मुझे लगा कि शायद फैशन के लिए रखा हो। नहीं, वहाँ पे रूल होता है। ओके जी। तो ये पॉलिसीज होती हैं कंपनीज की, रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे ऑफशोर में कई जगह पे H2S लीक होने का डर रहता है। तो उस वजह से हमें जो BC सेट्स होते हैं, इमरजेंसी ब्रीदिंग डिवाइसेस, वो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमारा क्लीन शेव होना जरूरी है, नहीं तो हमारी गैस जो है वो एस्केप होगी। और हम एज ए बीइंग अ डाइवर हमें डेली सरडॉक्स टाइप्स करनी होती है। तो हम जब चैम्बर में जाते हैं तो हमारे O2 पीरियड्स होते हैं, तो हमें वो बिब्स यूज करने होते हैं, बिल्ड इन ब्रीदिंग सिस्टम्स। तो उसकी वजह से हमें दाढ़ी नहीं रखनी होती है। लेकिन कई फील्ड्स ऐसी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा दोस्त एक मैक्सिको से, तो उसने तो दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है। ओके। क्योंकि काफ़ी एज भी है, मतलब मेरे मोस्टली जो कलीग्स हैं वो सब HD हैं मेरे से। जी। मिस्टर मनी, हर इंसान मूवीज़ को देख के बहुत अट्रैक्टेड रहता है, मतलब मूवीज़ को देख के बहुत इन्फ्लुएंस बहुत इजीली हो जाता है। फॉर मी, आई एम ये जवानी है दीवानी मूवी आई थी एंड आई स्टार्टेड कि मुझे जर्नलिज्म करना है, स्टार्टेड डूइंग दिस। आपका भी कुछ ऐसा है कि मैंने कोई मूवी देखी एंड सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को ये करना है? नहीं, मैंने एक्चुअली में रियल लाइफ सिनेरियो देखा था। ओके। जी। तो मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ 2019 में, वहाँ जाने के बाद में मैंने जब इक्विपमेंट्स देखे डाइविंग के, तो मेरी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई कि वाह यार, ये तो मेरे लिए बना है। और उस टाइम पे मुझे मतलब मौका नहीं मिला उन सबको पहनने का और डाइविंग करने का। मुझे स्विमिंग आती थी, लेकिन मैं जब भी किसी दूसरे डाइवर को रेडी करता था, उसको भेजता था डाइविंग के लिए, तो मेरे अंदर से ऐसे एनर्जी आती थी कि यार मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो वो तो आपको अपने आप ही पसंद आ जाती चीज़ें। किसी को गाड़ी भगाना पसंद होता है, किसी को कुछ करना पसंद होता है। तो जब मैंने पहली बार ये सब इक्विपमेंट्स देखे, मुझे हैवी मशीनरी शुरू से पसंद है, बड़े बड़े इंजन्स, पिस्टन्स, सारी चीज़ें। और जब आप वो डाइविंग हैट पहनते हो तो आप आयरन मैन तो कुछ भी नहीं है, आयरन मैन से ज़्यादा तगड़ा फील करते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको। एंड आई थिंक ये एक्सपीरियंस तो ना यहाँ पे बैठ के मुझे भी लग रहा है कि शायद मेरे को भी कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वो फील ऐसे देता है, वो एंथुजियाज्म ऐसा देता है, वो एनर्जी इस लेवल की होती है कि आपको मन करेगा कि यार करके देख लेते हैं। ओके, आपने इंटरनेशनली भी बहुत ट्रैवल किया होगा, बट पर्सनल लेवल पे आपको कोई ऐसी कंट्री है, कोई ऐसा आइलैंड है या कोई जगह है जो आपको बहुत कनेक्ट करती है? अब मुझे एक माल्टा का नाम सुना है आपने? माल्टा, नॉट श्योर। एक छोटा सा आइलैंड है ये यूरोप के अंदर। ओके। ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। परफेक्ट। ओके। जी। तो वो आइलैंड बहुत खूबसूरत है। आप अगर वहाँ पे जाके उसकी हिस्ट्री देखेंगे, वहाँ पे जो फोर्ट्स बने हुए हैं, जो मतलब एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं, जो रहन सहन, खाना पीना काफ़ी अच्छा है। वो आज भी मतलब बोल सकते हैं कि वो यूरोप कंट्री में आता है, लेकिन उनका जो रहन सहन है काफ़ी अच्छा है। वेरी गुड। वो देसी के जैसे लाइफस्टाइल जीते हैं वो लोग। हाँ जी, बिल्कुल। और वहाँ पे जो खूबसूरती है, बहुत ही बेहद कंट्री है वो। मेरी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। लोग पैसा दे के जाते हैं वहाँ पर, लेकिन मैं किस्मत से काम के लिए चला गया था, तो मैं वहाँ घूमा, देखा मैंने। अच्छा आइलैंड है, और आई थिंक आप सजेस्ट भी करेंगे कि अगर किसी को जाना है, बिल्कुल, हनीमून के लिए जाएं या फिर पर्सनल भी, हनीमून के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए, फ्रेंड्स के लिए जाइए, वहाँ सब कुछ है। ठीक है। मूवी देखते हैं आप? कभी कभी। हाल फिलहाल में कोई मूवी देखी हो, बॉलीवुड स्पेसिफिकली? हाल फिलहाल में तो मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले देखी थी। क्या नाम था उसका, पता नहीं यार। धुरंधर? नहीं, वो तो बहुत पहले देख ली थी। कुछ अभी आई थी यार, बॉर्डर 2। अच्छा, बॉर्डर 2 जी। वाज इट गुड? हाँ, अच्छी। गाने वाने सुनते हैं? गाने भी सुन लेता हूँ। कोई गाना? मेरे एक दोस्त है जेसन, यूके से है, उसका फेवरेट गाना है जिम्मी जिम्मी आजा आजा। तो हम लोग जब भी मतलब शिफ्ट ऑफ करते हैं, वो मेरा रूममेट है और मेरे साथ बैची भी है, तो हम लोग जब भी शिफ्ट ऑफ करते हैं तो ये गाना रूम में जाते ही मैं बजा देता हूँ या वो बजा देता है। हम लोग जिम्मी जिम्मी आजा आजा पे डांस करते हैं 1-2 मिनट बड़ी आराम से, फिर मैं शावर लेने जाता हूँ, वो शावर लेता है, हमारा काम खत्म, सो जाता है बस। वेरी गुड।
तो ये रिलैक्सिंग सॉन्ग है हमारा, जिमी जिमी आजा आजा। बिल्कुल। और हमारा एक मतलब एक भैया भी हैं, कलीग हैं, उनका नाम भी जिमी है। अच्छा, ओके। तो हमारे साथ में जब भी वो जिमी भी आते हैं तो वो शुरू हो जाता है जिमी जिमी आजा आजा। ओके, परफेक्ट। आई थिंक हमने इनफ डिस्कशन किया है, लेकिन एक सवाल अभी एक लेडी का आया है। द गर्ल नेम इज शिप्रा। शिप्रा कहना चाहती है कि मुझे लगता है कि इस देश में विमेंस की रिस्पेक्ट की जाने लगी है, विमेंस आगे आने लगी हैं। क्या एज अ कमर्शियल डाइवर विमेन भी आगे आएंगी आने वाले टाइम में? हमें लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। नहीं, ऐसा नहीं है, आ सकती हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में यूके और आपके यूरोप साइड के अंदर काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जो कमर्शियल डाइवर हैं, क्योंकि वो भी डिप्लोमा करती हैं, कमर्शियल डाइविंग करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं या फिर लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां करती हैं। लेकिन अपने इंडिया के अंदर अभी थोड़ा सा कम है, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया यूके के अंदर एक कंपनी है, वो सिर्फ लड़कियों को ही रिक्रूट करती है डाइविंग के लिए। परफेक्ट। वो उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। डन। वो सिर्फ लड़कियों को ही रिक्रूट करती है और लड़कियों के लिए ही है वो डाइविंग कंपनी। तो लड़कियां ही डाइव करती है उसमें। और स्कूल्स में भी मतलब आप जाएंगे तो देख सकते हैं। अभी अपने इंडिया में स्कूबा डाइविंग लड़कियां बहुत करती हैं। स्कूबा डाइविंग, फन डाइविंग हो गई, रिक्रिएशनल डाइविंग हो गई, पैडी डाइविंग करती हैं। लेकिन कमर्शियल डाइविंग एक तरीके से आपका फिजिकल इम्पैक्ट वाला काम है। आपको नीचे घूमना नहीं है जाके, आपके पास में बहुत ही कम काम टाइम होता है, उसके अंदर आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, काम कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करके वापस आना है। तो इसलिए शायद लोग कम जाना चाहते हैं इसके अंदर। एंड आई थिंक आना चाहिए, है ना। अब जब हम हर चीज़ में विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो व्हाई नॉट दिस फील्ड एज वेल? ऑफ कोर्स आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा एक बार आप पहले आने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें, रिसर्च कर लें, थोड़ी सी अपनी बॉडी पे फिजिकली काम कर लें, क्योंकि यहाँ पे तो दूर से दिखता है कि बहुत एंजॉयमेंट है, लेकिन इन रियलिटी आपको जो स्ट्रगल्स हैं वो भी माइंड और बॉडी दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगी तभी आप कर सकते हो। नहीं तो एक मिस्टेक बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपका, नहीं तो आपके कलीग को नुकसान पहुंचा सकती है, आपके जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपके ऊपर नीचे हो सकता है, काफी सारी चीजें। डाइव प्रो के साथ भी सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोग ये चीज़ सेल नहीं करते कि आपको कुछ भी मिल जाएगा, इतना एंजॉयमेंट हो जाएगा। इन रियलिटी हम आपको ये भी बताते हैं कि ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, बट एक्साइटिंग है, एक्सप्लोरिंग है, एडवेंचरस है, मज़ा तो आना चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने पॉडकास्ट में हर गेस्ट से एक सवाल करता हूँ, एंड आई बिलीव कि आपसे भी सवाल किया जाना चाहिए। हर इंसान को ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ का मलाल रहता है। काश ये हो जाता, काश उस टाइम पे ये हो जाता। कुछ मलाल रहा ज़िंदगी में? हाँ, मुझे एक्चुअली में मोटर रेसर बनना था, मेरा बचपन का ड्रीम वही था। लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे और मैं नहीं बन पाया, तो बस वही है। लेकिन मैं अभी भी मतलब कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ करता रहूँ ऐसा। अपने जो मेरे अंदर का जो बचपन है, जो मैं चाहता था करना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी ना कभी फ्यूचर में कभी कुछ करूँगा ऐसा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है भगवान की दया से, एकदम सही। जो भी लोग कॉरपोरेट कल्चर में परेशान होंगे 9 to 5 जॉब कर करके, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ को देख के बहुत आइडियलाइज फील करें कि इस इंसान की लाइफ तो सॉर्टेड है। अगर आपको उनको कुछ कहना होगा तो क्या कहेंगे आप उनको? लाइफ सॉर्टेड बनानी पड़ती है। दैट्स ट्रू। आप यहाँ रह के भी खुश रह सकते हैं, वहाँ रह के भी खुश रह सकते हैं, मर्जी आपकी है। दैट्स ट्रू जी। और खुशी ना आपको या तो 95 में भी नहीं मिलेगी, खुशी यहाँ पे बैठ के भी नहीं मिलेगी, खुशी यहाँ पे भी बैठ के नहीं मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस आपका ब्रेन सही से काम नहीं करे। माइंडसेट की बात है, एग्जैक्टली वहीं से हमने शुरू किया था और माइंडसेट पे ही हम आ गए। इस करियर ने आपको पर्सनल लेवल पे क्या क्या सिखाया है? हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, ठहराव सिखाती है। लाइफ में सिस्टमैटिक जीना, सारी चीज़ें। ठीक है। मैं मतलब जैसे मैं पहले था वैसा मैं अब नहीं हूँ। पहले मैं कुछ भी लाइफ में सिस्टमैटिक नहीं करता था, लेकिन अब इस फील्ड में आने के बाद में, डाइविंग फील्ड में आने के बाद में, ये सारी चीज़ें, मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो गई है। ठीक है। मुझे मतलब क्लियर विजन रहता है मेरे को। छोटी छोटी चीज़ें भी मैं घर पे भी मेरे भाई को बोलता हूँ, अपना बेड बना, अपना ये कर, अपना वो कर। इरिटेट नहीं होता वो आपसे? होता है बहुत। वो बोलता है तू सिर्फ 1 महीने के लिए आया, तुझे जितना परेशान करना है कर ले, बाकी ये घर मेरा है। हाँ, यही बोलता है वो। अब तो ये चीज़ में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि आप सिस्टमैटिक बन जाते हो, और ये अच्छा भी है। और मुझे कभी भी मतलब ऐसा बुरा फील नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों बन गया। मुझे अच्छा लगता है कि यार लाइफ आप सिस्टमैटिक जी रहे हो, सब कुछ अच्छा है, तो फिर दिक्कत क्या है? एंड आई थिंक एक एज के बाद भी या फिर लाइफ में जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब उस इंसान को पर्टिकुलरली वाई का सवाल का जवाब मिल जाता है ना, वाई मी, तो आई थिंक फिर वो क्लैरिटी बन जाती है। फिर आप एक्सप्लेन करोगे ना 20, 21, 22, 23 साल के लौंडिया को कि उसे समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली
ये कहना क्या चाह रहा वही है। है। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान का एक वक्त आता है, आपको भी शायद वो वक्त आपको लेटर ऑन जाके रियलाइज हुआ कि ये वाली चीज़ आ जानी चाहिए। नहीं यार, मैं मतलब जब 19 साल का था तभी मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कुछ ना कुछ मेरी फैमिली के लिए करना है, वेरी गुड। और यही राइट टाइम है। अगर अभी मैंने नहीं किया तो मतलब मैं लॉ कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स अभी भी उनकी लॉ का ये फाइनल ईयर चल रहा Oh my है, God, तो अब वो लॉ कंप्लीट होगी उनकी, और मैंने कर लिया मुझे जो करना है, और मैं करता रहूंगा आगे भी, क्योंकि मुझे रास्ता मिल चुका है। इस लाइन में यही है कि आप एक बार फर्स्ट स्टेप चढ़ो, अगर आप फर्स्ट स्टेप चढ़ गए हो तो फिर आपको रास्ता दिखेगा, वो आपके ऊपर है, आपको चलना ही नहीं चलना। लोगों का सेटिस्फैक्शन होता है, अब कोई 1 लाख रुपए कमा के भी खुश है महीने के, कोई 30 लाख में भी खुश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है। That's true. मन के ऊपर है आपके कितना करना है आपको। मन तो 20,000 में भी खुशी मिल देता है, हाँ। और मन शायद 20 करोड़ में भी नहीं बिल्कुल। अभी अडानी जी हैं, वो तो एवरी डे 867 करोड़ उनकी मतलब कमाते हैं वो, तो आप सोचो, तो भी वो नहीं रुक रहे हैं, तो हम क्यों रुकें फिर। एग्जैक्टली। एंड लाइफ में स्ट्रगल तो आने ही है, करते रहो, बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। ओके, जो भी लोग या जो भी एस्पिरेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने करियर को लेके बहुत परेशान हैं। बहुत सारे मेरे भी जान पहचान में लोग होंगे, बहुत सारे आपकी भी जान पहचान में लोग होंगे, और इस पॉडकास्ट को देखने वाले मेजॉरिटी ऑडियंस भी शायद ऐसी हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर उनको आपको एक्सप्लेन करना है अबाउट कमर्शियल टाइपिंग, किस तरीके से आप उन्हें कहेंगे, किस तरीके से आप उन्हें समझाएंगे कि आ जाइए सब सेट हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप आ जाइए और सब सेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद से कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं बना है। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे आगे बढ़ना है, जिसमें करने का कोई जज्बा है कि हाँ मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, खुद की लाइफ को अच्छा कर सकता हूँ, ये जो टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ इस टाइम को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ अच्छा बन सकता हूँ आगे, और जो मैं चाहूँ वो मैं खरीद सकता हूँ, जैसे मैं चाहूँ वैसे रह सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता हूँ, और जो भी आप चाहो सारी चीज़। बहुत सारे लोग ना, हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो जाएं पैसे वाली चीज़ को लेके। क्या सिर्फ पैसे को देख के इस फील्ड में आना चाहिए? नहीं, आई थिंक यू गॉट द आंसर। नहीं, पैसे को देख के नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसा देखना भी नहीं चाहिए। दैट्स ट्रू। बिल्कुल। आप मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ जो भी है उन सब सारी चीज़ों से बहुत अच्छा है वहाँ पे बाहर। एक अलग लाइफ है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आपका रहन सहन चेंज हो जाएगा, और अगर आप इस चीज़ को पैशन के थ्रू लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली। सिर्फ पैसे के लिए अगर आप करेंगे तो आप परेशान होंगे खुद से कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, वो तो लोग यहाँ भी परेशान हो रहे हैं। ये काम पैशन का और जब आप इतनी एडवेंचरस लाइफ में आने के बाद भी परेशान है तो क्या करा नहीं, आपने? नहीं, जिंदगी में क्या ये काम सिर्फ पैशन का है। मतलब मैं जब भी, मेरे साथ में इतने अच्छे लोग हैं टचवुड, वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। मैं जो भी नई चीज़ करता हूँ हर चीज़ में वो मुझे सिखाते हैं, और मेरी हर डाइव के बाद में मुझे बताते हैं कि यस वेरी गुड, तुमने ये किया, अभी आगे से और ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो उनको देखते हुए मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरे कितने अच्छे कलीग्स हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं सारी चीज़ों का, एक एक चीज़ परफेक्ट, सारी चीज़ें। तो ऐसे कलीग्स मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप धीरे धीरे मेहनत करोगे आपको आगे जाके कहीं ना कहीं तो भगवान सुनते ही हैं। ऐसा नहीं कि मुझे स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा मिल गया था, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं यहाँ कैमरे के आगे बता भी नहीं सकता, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा टाइम लगता है, सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और सबसे पहली बात कि हाँ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं है कि आपने MBA कर लिया फिर आप बैठे रहो, नहीं, आप थोड़े से हाथ पैर मारोगे आपको इंस्टेंटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद देखो समुद्र कितना बड़ा है, इतने तो डाइवर्स भी नहीं है। ड्राइवर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन डाइवर्स इतने नहीं है। एग्जैक्टली। और आई थिंक इतनी करियर अपॉर्चुनिटी, इंसान को ये रहता है हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा फील्ड मिल रहा है जहाँ पे आपको एडवेंचरस लाइफ भी दे रहे हैं और आपको पैसा भी इतना अच्छा मिल रहा है, और अब्रॉड ट्रैवल भी मिल रहा है, अब्रॉड ट्रैवल भी मिल रहा है, आपको फूड से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, आपको वो जिंदगी मिल रही है जो आप बॉलीवुड में कहीं ना कहीं देखते थे, बिल्कुल कोशिश करते थे। मी बीइंग अ तमाशा गाय, आपने तमाशा देखी? नहीं। आई थिंक यू मस्ट वॉच दैट मूवी। तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों को पता ही नहीं उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है, बट अगर उन्हें वाई क्लियर हो जाता है तो तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यस मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। तो आई थिंक इतना तो एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। सब कुछ तो नहीं कर सकते, दैट्स ट्रू। कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अभी ऐसा है कि मैं हर बार, मेरे जो हॉलीडेज़ हैं वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा जो अपने फेस्टिवल्स आते हैं उन्हीं पे आए। लाइक शायद 2-3 साल हो गए मैं दिवाली पे घर नहीं हूँ, हर बार मिस हो जाता है, लेकिन शायद मेरी वजह से दिवाली अच्छी बन रही है। मे बी yes. हर बार होली छूट जाती है, कभी कुछ छूट जाता है, तो मेरे को उसका गम नहीं है, मैं वीडियो कॉल पे देख लेता हूँ, मना लेता हूँ। बचपन से लेके अब तक तो होली दिवाली मनाई है ना साथ में। अब अगर थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे तो बुरी बात थोड़ी है, दिवाली फिर बन जाएगी। और हर इंसान चाहता भी है कि यार फैमिली के साथ रहे, लेकिन आपका कभी कभी काम अलाउ नहीं करता,
बट इट डजंट मीन कि आप काम से नफरत करना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ कि फैमिली के साथ में फिजिकली होना जरूरी नहीं है, इंटेंशनली अपनी फैमिली के साथ रहो, उनके बैक सपोर्ट में रहो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक चीज जो आपको लगती है कि काश मुझे पहले बता दी गई होती तो आज शायद मैं चीजें थोड़ी फास्टन अप कर देता, मेरा स्ट्रगल इतना ना होता जितना मैं आज। ये चीज है अवेयरनेस। काफी सारी चीजें हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो मुझे नहीं पता थे, मुझे सिर्फ इतना पता था डाइविंग होती है। अब डाइविंग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब आज के टाइम पे एक आरओवी करके होता है, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, उसमें पर्सनली मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आरओवी पायलट, एक डाइवर बनने के बाद में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप एज ए आरओवी पायलट भी बन सकते हो। तो अगर आप आरओवी पायलट बनते हो तो आप ऊपर बैठ के भी उस आरओवी को चला सकते हो, वो जाके इंस्पेक्शंस करता है नीचे, इंस्टॉलेशंस करता है, देखता है सारी चीजें, मॉनिटर करता है। तो ये भी एक ऑप्शन आपको एक्सप्लोर हो जाता है। दूसरा, आप इंस्पेक्शन में आ सकते हो, इंस्पेक्शन कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, आप इंस्पेक्शन डाइवर बन सकते हो, आप डीएमटी बन सकते हो, एक डाइवर मेडिक टेक्नीशियन होता है। मतलब जैसे कि भाई अभी हमको जरूरत पड़ती है डीएमटीज की, मैं खुद पर्सनली मैं भी डीएमटी हूँ। ठीक है, कुछ भी एज ए इमरजेंसी होती है, बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई मतलब कार्डियक अरेस्ट आ जाता है या कोई भी क्राइसिस होता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें उस डीएमटी की जरूरत पड़ती है ताकि वो उस टाइम पे चैम्बर में जाए और उसको ट्रीट करें, जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस मिले वैसे। तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक डाइवर बन के रह गए। अगर आप, ये एक तरीके का एंट्री होता है ऑफशोर में डाइवर लेवल पे। एग्जैक्टली। मिस्टर मनी, डाइव प्रो करियर्स मिशन मोड पे लगा है कि ये जो आपने स्ट्रगलिंग फेज बताया है, हम कोशिश करते हैं हमेशा कि इस तरीके से जो लोगों का टाइम है, जो लोग कहते हैं कि हमें कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नहीं मिला, नेपोटिज्म की बात कर देते हैं, दुनिया भर के लोग शब्द निकाल देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो भी इंसान ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करना चाहता है, डाइव प्रो करियर्स उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राई करे, एफर्ट्स लगाए, कोशिश करें। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे इस मिशन मोड के बारे में? ये तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अच्छी बात है आप हमारे देश में अवेयर कर रहे हैं लोगों को इस चीज़ को लेकर कि हमारे ऐसा भी कुछ फील्ड होता है। मुझे खुशी हुई, पता चला कि अवेयरनेस हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे कई लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है उनकी लाइफ में। एग्री। उनके पास में पैसा भी है, सपोर्ट भी है, और उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, मेंटली भी स्ट्रांग है, और वो कर सकते हैं। ये काम कोई भी कर सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा उनको अपने अंदर का अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हमें करना है नहीं करना है। जी, अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि कमर्शियल डाइविंग करनी नहीं चाहिए या कमर्शियल डाइविंग किनको करनी चाहिए, क्या बताएंगे? स्पेसिफिकली किसको करनी चाहिए? स्पेसिफिकली उसको करनी चाहिए जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना है और उसे 9 to 5 की जॉब नहीं करनी है। एग्जैक्टली। तो यानी कि जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, कमर्शियल डाइविंग इज़ फॉर यू। ठीक है, परफेक्ट। लोग बोलते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, वो कमर्शियल डाइविंग कर सकता है। हमें ऐसा लगता है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद इंसानों को भी, लोगों को भी, जो भी इसको देख रहे हैं, बहुत ग्लैमरस सी इंडस्ट्री लग रही है। इज इट दैट ग्लैमरस? वो दोनों चीज़ें हैं। ग्लैमरस भी बोल सकते हो आप, रिस्की भी है, रिस्की भी बोल सकते हो आप। रिस्क फैक्टर तो रहता ही है अपने आप में ही। आप ओशन के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, ऊपर आके आप शिप पे भी रह रहे हैं, तो शिप पे रहना भी एक तरीके में खुद में ही एक रिस्की थिंग हो जाती है। exactly. और फिर पानी के नीचे जाना तो दूसरा हो भी, लेकिन ये अभी 100% सेफ्टी चीज़ें, सेफ्टी के साथ हम लोग करते हैं। इसके प्रोसीजर्स बने हुए हैं। हम लोग कोई भी डाइविंग स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रेस्क्यू ड्रिल होती है, उसमें हम हमारा सारा चैम्बर वगैरह सब डीडीसी सेटअप करके रखते हैं। पहले एक रेस्क्यू ड्रिल होती है, उसमें स्टैंड बाय डाइवर जाता है पानी में, डाइवर को रेस्क्यू करता है, ऊपर लाता है, और उसमें हम टाइम काउंट करते हैं कि कितनी देर में हम लोग चैम्बर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो परफेक्ट होता है, सारे कंडीशंस हमने देख लिए, उसके बाद में ही हम लोग काम शुरू करते हैं। परफेक्ट जी। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन इन द लास्ट? कुछ थैंक यू करना चाहेंगे अपनी फैमिली का, ब्रदर का, रिलेटिव्स का, कि आपकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, या आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब थैंक यू तो है ही, पेरेंट्स को है सबसे ज़्यादा, उन्होंने सपोर्ट किया, अंकल को है, उन्होंने रास्ता दिखाया, भाई को है मेरे पीछे से, उसने घर को संभाला, और सबसे बड़ी बात, उनको जो जलते थे मेरे से, सोचते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी है कि उनको भी पता चलता है कि हाँ भाई, अभी डैडी पहले मेरे को बोलते थे कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी डैडी प्राउडली घूमते हैं हर जगह पे कि हाँ, सब उनको बोलते हैं कि हाँ भाई जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। बस इतनी सी बात है। सबको धन्यवाद।
थैंक यू सो मच मिस्टर मनी, एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी आज बहुत क्लैरिटी से समझ में आया होगा कि कमर्शियल डाइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कमर्शियल डाइवर कैसे काम करता है, कमर्शियल डाइवर से लेके जो भी मिथ थे आज हमने कोशिश करी जानने की कि उनके बारे में क्या क्या रियलिटी है। तो आई थिंक आपको मज़ा आया। हाउ वाज इट? बहुत अच्छा। आई बिलीव हम दोबारा से मिस्टर मनी के साथ बैठेंगे और दोबारा से कॉन्वर्सेशन करेंगे, जरूर। 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फॉर जब दैट आपकी इच्छा करें। डन डन डन। आई स्टिल डू हैव अराउंड लाइक 2000 क्वेश्चंस, बिकॉज ऑडियंस ने इतने सारे सवालों की बम्बार्टमेंट कर दी है कि वो कह रहे हैं कि हम दोबारा से चाहेंगे कि आप दोबारा से बैठें, आप डिस्कशन मेरा करें। पर्सनल ईमेल दे दीजिए, मैं हेल्प कर दूंगा उनकी। Perfect. I'll give you a mail as well. Done. Mr. Mani, thank you so much for coming to the studio, and it was indeed a beautiful podcast. मुझे मज़ा नहीं आता कई बार अपने पॉडकास्ट में, लेकिन आज I would say this is one of my best podcasts. थैंक यू। वाई? बिकॉज चीज़ें बहुत अलग थी जानने को, और इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ होस्ट और अ गेस्ट रिलेशनशिप, बट मी बीइंग अ स्टूडेंट मैंने भी सीखने की कोशिश करी। मुझे भी अच्छा लगा कि इन चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। डीप टॉक्स में हम कोशिश करेंगे आगे भी जानने के लिए, और भी हमारे साथ बहुत सारे डाइवर्स रहेंगे जो इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हमने समुंदर के नीचे की जो गहराई है हमने कोशिश करी है आज उसको जानने की। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।